थैंक यू दोस्तों, लकी बिस्ट के साथ जो हमने पॉडकास्ट का पार्ट 1 किया था उसको देखने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन। ये है पार्ट 2 इस एपिसोड का। बहुत लोग इसका इंतजार कर रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है, पूरा जरूर देखना क्योंकि इसमें हमारे एजेंट्स के बारे में बात हुई है, स्पाई नेटवर्क के बारे में बात हुई है, अननोन गनमैन के बारे में बात हुई है, दाऊद इब्राहिम के बारे में बात हुई है। द रौनक पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। 2017 में क्या होता है, आईएसआई का एक लेफ्टिनेंट कर्नल नेपाल की धरती में उतरता है। ये आए थे पाकिस्तान के कैसीनो में, जहाँ से इनकी पूरी टेरर फंडिंग कहाँ आती है, इंडिया के अंदर आती है। ये गायब हो गए। किसी ने पाकिस्तान के आईएसआई को बोला कि आपने हमारा एक इनोसेंट आदमी पकड़ा है जिसको आपने जेल में रखा, कुलभूषण जाधव सर। इनको छूना भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। कहते हैं अगले दिन दाहिने हाथ के 4 अंगुलियां गिफ्ट कर देते हैं पाकिस्तान को, बोले कि डीएनए मिला लो एक बारी। पूरा पाकिस्तान हिल गया सर। ऐसा बोलते हैं कि इस ऑपरेशन में रॉ भी इन्वॉल्व थी। एजेंट लीमा कौन है? एजेंट लीमा हमारी एजेंसीज के पास दाऊद की कितनी इन्फॉर्मेशन है? जहाँ हम बैठे हुए हैं यहीं से बगल में अशोका होटल है। यहाँ पर एक अशोका होटल के अंदर 2 लोगों को अरेस्ट करती है मुंबई पुलिस, दाऊद को मारने के लिए। ये दोनों के दोनों लोग रेडी थे। लेकिन आप उस आदमी का नेटवर्क सोचो कि उसको पाकिस्तान बैठकर ये पता चल गया कि अशोका होटल में मुझे मारने की प्लानिंग हो रही है। ये भी इल्जाम लगता है कि पहले की सरकारों में कई ऐसे नेता लोग थे जिन्होंने अपने ही एजेंट्स का नाम दुश्मन देश को बता दिया। सर देखो, अगर हमारे सारे लीडर स्ट्रांग होते तो पाकिस्तान कभी न्यूक्लियर पावर बनता ही नहीं सर। काउटा ऑपरेशन के टाइम पर पाकिस्तान के सारे ब्लूप्रिंट हमारे पास आ गए थे सर। लेकिन हमारे ही देश के उस टाइम के जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे, लोग सर्च करेंगे, उन्होंने ज़ियाउल हक को उनको पर्सनली फोन किया, ये सारी चीजें बताई, और आप यकीन मानो 24 से 48 घंटे के अंदर उन्होंने हमारे एक एक एजेंट को ढूंढ के मारा सर। आपने ऑपरेशंस किए, कोवर्ट ऑपरेशंस? कोड ऑपरेशन से बहुत करें सर। कभी ऐसा हुआ है कि आपका कवर ब्लो हो गया हो, आपको पहचान लिया हो किसी ने? एक बार इत्तेफाक से मैं कहीं पर था, जस्ट मुझे एयरपोर्ट के बाहर कोई मिल गया, उसने मुझे पहचान लिया और मैंने उसको धुंधला हुआ पहचान लिया, लेकिन मैं ये भूल गया कि मैंने इसको लास्ट टाइम अपना नाम क्या बताया था। एक बंदा पकड़ा गया है 6 यूक्रेन के नागरिकों के साथ, दिल्ली में ही पकड़ा गया है। क्या नाम है? मैथ्यू वैंडे। क्या है बंदा, ये क्या ऑपरेशन था, कैसे पकड़े गए लोग? यही है कहानी सर। ठीक है, यही हाँ जी, यही है। मीडिया में तो यही है। चलो, मीडिया में यही है, सब जगह यही है। कहानी का दूसरा पार्ट हाँ। ये कहीं है नहीं, लेकिन मैं बताने की कोशिश करता हूँ। हमारी एजेंसीज के पास दाऊद की कितनी इन्फॉर्मेशन है? कहाँ है, जिंदा है, बीमार है? फिल्म में दिखाया है कि मरने की हालत में है, और एक सीन ये भी दिखाया है कि मैं दाऊद को नहीं मार पाया। तो हमारी एजेंसी से भी पूछा जाता है कि अब तक आप लोग दाऊद को क्यों नहीं मार पाए? तो इस पे बताइए जरा। सर एक्चुअली क्या है, देखो, दाऊद अगर 1951 के आसपास शायद डेट ऑफ बर्थ है उसकी, तो आज हिसाब से 75 साल के आसपास होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन है कि दाऊद को क्यों नहीं मार पाते। एक्चुअली क्या है, जब भी किसी देश, दुनिया में कोई भी, देखो पाकिस्तान हमारा स्टेट नहीं है सर, हमारी कॉलोनी का हिस्सा नहीं है, एक अलग देश है, एक आज़ाद देश। जब भी किसी देश के अंदर किसी आदमी को वहाँ की पूरी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करे, या वहाँ की आर्मी प्रोटेक्ट करे, वहाँ की आईएसआई, मतलब वहाँ की सीक्रेट सर्विस, तो मैं कहता हूँ कि किसी भी आदमी को मारना असंभव नहीं है, तो मुमकिन भी नहीं है सर। आप एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ कि आज क्या है, आप ही की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भारत ले लेता है, बाकी भारत की पूरी आर्मी आपको प्रोटेक्ट करती है, हमारी एजेंसीज आपको प्रोटेक्ट करते हैं। क्या धरती की कोई ताकत है सर जो आपका कुछ बिगाड़ दे? चाहे अमेरिका अपनी पूरी पावर लगा दे, ब्रिटेन लगा दे, दुनिया लगा दे, आपको छू नहीं सकता। तो ये कहने को बहुत इजी लगता है कि यार कि क्यों अभी तक टारगेट नहीं किया किसी आदमी को। तो सेम एक इंसान को बचाने के लिए पूरा देश है, उनकी पूरी आर्मी है, उनकी आईएसआई है पूरी की पूरी। अब क्यों बचा रहे? क्योंकि उससे दाऊद से ऐसा नहीं कि उन्हें बहुत प्यार है सर, दाऊद के थ्रू उनको बिजनेस, क्योंकि हर इलीगल बिजनेस दाऊद करता है, एवरी इलीगल बिजनेस। तो दाऊद ही इब्राहिम मर भी जाएगा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सपोज करो कि वो मर जाए, तो मरने के बाद भी 2 वो रीजन है कि कभी लोगों को पता नहीं चलेगा। पहला रीजन तो ये कि पाकिस्तान ने कभी बोला ही नहीं है कि दाऊद इब्राहिम उनके देश में है। ठीक है, अगर पाकिस्तान कभी डिस्क्लोज हो जाता है कि दाऊद इब्राहिम मर गया, तो पाकिस्तान पूरी दुनिया को क्या जवाब देगा सर? यानी कि पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा है वो, क्योंकि आज दाऊद इब्राहिम एक अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं है। 1993 ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम क्या है, एक टेररिस्ट है, एक आतंकवादी और एक अंडरवर्ल्ड डॉन में दोनों में फर्क है। तो मरने के बाद भी पहली चीज तो क्या होगा कि पाकिस्तान कभी बताएगा नहीं दाऊद मर चुका है, चाहे उसको कहीं भी दफना दे। दूसरी चीज, मरने के बाद पाकिस्तान चाहेगा नहीं कि दुनिया को पता चले 10, 15, 20 साल, क्योंकि दाऊद के पास पैसा आता है। एक एग्जाम्पल के लिए, आप किसी दुकान के मालिक हो, आपके 10 वर्कर आपके लिए काम कर रहे हैं, अगर उन वर्करों को यही पता चल गया कि हमारा मालिक मर चुका है, अब जो हर महीना कमा रहे हो खुद ही रखेंगे ना, क्योंकि मालिक तो है ही नहीं।
अब उनसे कोई मांगने वाला नहीं है। तो आईएसआई और पाकिस्तान गवर्नमेंट एक इकोनॉमी के लालच में भी क्या नहीं होगा, कभी दुनिया को बताएगा नहीं 10 साल 15 साल के बाद कि वो जिंदा है। ये 2 कारण। और तीसरा मैंने आपको बताया सर कि हर मूवमेंट 24/7/365 आईएसआई के हिसाब से दाऊद इब्राहिम चलता है कि वो कब निकल रहा है। मैं ये भी बोलूँ, अगर हम भी लोग, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, चलो सपोज करो हम लोग किसी एम्बेसी के थ्रू कहीं मीटिंग करने जाते हैं, हमारी 5 गाड़ियां गई सर, 5 के 5 हमारे जेट ब्लैक हैं, 5 गाड़ियां अंदर गई हैं, उन 5 गाड़ियों में कौन है नहीं पता, क्योंकि पूरे जेट शीशे हैं पूरे के पूरे। जब उन गाड़ियों से कोई अंदर से भी आ रहा होगा, आपको पता चल पाएगा सर कि कौन आया है। हम भी किसी से मीटिंग करने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम भी जाते हैं मीटिंग करने, या एम्बेसी के थ्रू कभी किसी को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, तो गाड़ियां जाते हैं, उसमें बैठ के वापस आता छोड़ते हैं, पता भी नहीं चलता कि कौन आया कौन गया। तो सर देखिए, दाऊद का अगर आपने इंडिया के अंदर ही एक चीज सुना हो कि शायद 11 जुलाई 2005 की घटना है, एग्जैक्ट डेट आप चेक कर लेना, इसी दिलजाम बैठे हुए यहीं से बगल में अशोका होटल है यहाँ पर एक, तो अशोका होटल के अंदर 2 लोगों को अरेस्ट करती है मुंबई पुलिस, ठीक है, विक्की मल्होत्रा और फरीद तानाशाह को। ओके। और उसमें एक और नाम आया था, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नाम था, उसमें हमारे डोभाल साहब का नाम आया था उस टाइम, कि दाऊद को मारने के लिए ये दोनों के दोनों लोग रेडी थे। लेकिन आप उस आदमी का नेटवर्क सोचो कि उसको पाकिस्तान बैठकर ये पता चल गया कि अशोका होटल में मुझे मारने की प्लानिंग हो रही है, और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुंचाता हो, मुंबई में। और वहाँ के कोई असलम, उस टाइम पुलिस, मुंबई पुलिस में कोई असलम थे, वो आते हैं और आने के बाद इन दोनों को अशोका होटल से अरेस्ट करते हैं, जबकि बताया भी जाता है कि ये काम हमारी इंटेलिजेंस का काम है और हमारे को ये काम किसके लिए कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुंबई पुलिस इस चीज़ को नहीं मानती, क्योंकि विक्की मल्होत्रा और फरीद तानाशाह दोनों वांटेड थे एज ए क्रिमिनल, जैसे आपने धुरंधर वगैरह देखी हो। तो शायद अगर उस टाइम की गवर्नमेंट, 2005 की बात है, क्योंकि एक्यूरेट लोकेशन पता था कि दाऊद का मूवमेंट कहाँ पर होने वाला है। अगर जो आज जो लोग जो पिक्चरों में देख रहे हैं, तो 2005 में भी था, लेकिन 2005 के टाइम में गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया, उसको वहीं रोक दिया सर। तो फिल्म में जो दिखाया कि उस टाइम पे इतना एक्शन नहीं लेते थे, अभी ले रहे हैं। 2005 की घटना है ना सर, मैं कहता हूँ अशोका होटल से आप आज भी रिकॉर्ड्स चेक कर लो गवर्नमेंट के कि विक्की मल्होत्रा और फरीद तानाशाह को अरेस्ट किया गया नहीं किया था। तो फिर लेकिन नेक्स्ट दिन डोभाल साहब से बात पूछी, तो डोभाल साहब तो फिर ये गवर्नमेंट का रूल ही है, डिनाई करते हैं कोई भी चीज़ को। आर माधवन ने डोभाल साहब का रोल प्ले किया है, ऐसा बोलते हैं धुरंधर 2 में। बोलते हैं उसमें एक सीन है जब वो सिगरेट अपने बुझाते हैं, तो एस्ट्रे जो होता है उसको भी साफ कर लेते हैं, साफ करके अपनी जेब में ही रखते हैं, जेब में रखते हैं, ताकि कोई एविडेंस ना छूटे, कोई डीएनए ना छूटे। तो ऐसा होता है स्पाइस। एग्जांपल के लिए सपोज करो कि ऑफिशियली तो गए नहीं हो दुबई में, हाँ, ना ऑफिशियली उनकी मीटिंग हो रही है वहाँ किसी चीज से, ठीक है। इन फ्यूचर के अंदर, भविष्य में, अगर दुबई गवर्नमेंट या कोई भी एजेंसी ये प्रूफ करना चाहे कि इस दिन दुबई में थे, तो ना बता पाएंगे। डीएनए वहां छूटता है, तो इस चीज का मतलब है कि आप कभी ना कभी यहाँ आए थे, तभी आपका डीएनए था ना। तो उस सिगरेट के उस ऐश को भी अपनी जेब में रखने का रीजन ये है कि मेरा डीएनए यहाँ नहीं छूटना चाहिए, कि मैं इस जगह पर प्रेजेंट था। वो चीज इसमें दिखाई सर। पर चलो ऑफिशियली नहीं गए थे ऐसा दिखाया है, पर अगर ऑफिशियली भी आते हैं व्लादिमीर पुतिन, तो बोलते हैं वो अपना पॉटी वगैरह वापस लेके जाते हैं जमा करके। सर देखो, एक चीज ये है कि जो चीजें सुनने में, जो हम सुनते हैं कि जो चीज एज ए सिक्योरिटी के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल के लिए कि आप, मैं एक उदाहरण बताता हूँ, आप मेरी बॉडी के किसी भी पार्ट्स को, आज के टाइम में साइंस इतना आगे जा चुकी है सर, मुझे ही पता ना मेरी बॉडी में क्या कमी है। फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर सपोज करो मेरा बीपी ज़्यादा है, कुछ भी XYZ, मेरे को ये डिजीज है, जब तक आपको मेरी बॉडी का नहीं पता होगा तो आपको मेरी कमजोरी नहीं पता ना। अगर बॉडी का कोई भी चीज़ ले जाने का मतलब क्या, आप उसकी कमजोरी पता करना चाह रहे हो, तो वो देश अपनी कमजोरी देना नहीं चाहता ना सर। मतलब दुनिया के अंदर सबसे डेंजर इंसान कौन है, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, वो मेरे लिए सबसे खतरनाक। जिसके बारे में आपको जितना ज्यादा पता होगा, आप उसके लिए उतना इजी हो जाते हो सर। तो उसका मतलब है कि आज अगर सोशल मीडिया पे लोग अपनी चीजें बहुत ज्यादा बता रहे हैं, तो वो खतरनाक है। बचा ही नहीं सर। तो जीवन में कितना बताना है सर, वो आपके ऊपर निर्भर करना चाहिए कि आप कितना बता रहे हो। कई बार क्या होता है कि आपको लगता है, आज उदाहरण ले लो कि अमेरिका सब चीजें बता रहे हैं, लेकिन अमेरिका को पता है कितना बताना चाहिए सर, कितना बताना चाहिए, कितना जरूरी है, और इस बताने से दुनिया में कितना रिएक्शन होगा, ये देश उतना ही बताते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ पता चल गया सर। इसका एक उदाहरण आपने एप्स्टीन फाइल आप देख ही चुके हैं कि भाई एप्स्टीन फाइल कि देखो लीक होगी, लीक नहीं हुई यार। आपको क्या लगता है कि बिना डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी के एप्स्टीन फाइल कभी बाहर आएगी सर? करेक्ट, कभी नहीं आएगी। 2019 में आनी थी, 2019 में भी ट्रंप वहीं के प्रेसिडेंट थे। आज एप्स्टीन फाइल आती है और सबसे पहले क्या दिखाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के उसमें जो लोगों ने देखा वो दिखा,
अमेरिका को कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है, डोनाल्ड ट्रंप या वेस्ट बोलता हम तो ऐसे ही हैं, फर्क पड़ता है बाकी दुनिया में सरकारें गिर गई सर। समझे पूरी दुनिया को किस तरह से ब्लैकमेल किया गया एप्स्टीन फाइल के चक्कर में, क्योंकि लोगों ने क्या बोला कि भाई जब डोनाल्ड ट्रंप ही ऐसे हैं और उसमें जो भी चीजें आ रही हैं सब कुछ असली है, आप मुझे एक चीज बताओ, अगर उसमें सब कुछ असली है तो ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू के अलावा दूसरा नाम किसी का क्यों नहीं आता सर? आपको क्या लगता है कि प्रिंस एंड्रयू यूक्रेन में जाके बच्चियों को उठाकर लेकर आते हैं, ठीक है, ये बात रॉयल फैमिली को नहीं पता होगी सर, ये बात MI6 को पता नहीं होगी। और आज कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं, मैं एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट, मतलब हिंदुस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, सुन रहा था मैं इंटरव्यू, और बड़ा दुख होता है सुनकर। क्या बोल रहे हैं यार कि अगर कानून होना चाहिए तो ब्रिटेन के जैसा कानून होना चाहिए जहां पर रॉयल फैमिली ने अपने सगे भाई को भी अरेस्ट कर लिया, बोला ऐसा कानून आना चाहिए देश में। तो मैं उन जर्नलिस्ट सर से बोलूं, सर प्लीज थोड़ा सा ग्राउंड के ऊपर आ जाओ, क्यों प्रिंस एंड्रयू को उठाया? प्रिंस एंड्रयू को इसलिए नहीं उठाया कि उसने बच्चियों का शोषण किया, अच्छे से पता करो, प्रिंस एंड्रयू को अरेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि आज MI6 को यह पता चला कि प्रिंस एंड्रयू ने अपने सारे सीक्रेट जेफरी एप्स्टीन को बताए थे। जब प्रिंस एंड्रयू राजदूत बन के अलग अलग देशों में गए थे, इनकी बिजनेस मीटिंग हो रही थी, तो प्रिंस एंड्रयू ने वो हर सीक्रेट जेफरी एप्स्टीन को बताए, और ये बात आज MI6 को पता चली कि जेफरी एप्स्टीन ने ऐसा भी किया। तो जेफरी एप्स्टीन को अरेस्ट किया गया है बच्चियों के शोषण के लिए, वो सिर्फ दिखाया गया है दुनिया को कि हमने इसको बच्चियों के शोषण के लिए अरेस्ट किया है कि इसके एप्स्टीन फाइल से जुड़ा हुआ था। असली अरेस्टिंग के पीछे की कहानी यह है कि तुमने इस देश के राज बेचे। एजेंट लीमा कौन है? सर देखो, एजेंट लीमा कोड है RNW का एक कोड, लेकिन उसको मेरे साथ कनेक्ट किया जाता है कई बार। क्यों? अब देखो, लोगों का है कि लोग कहते हैं कि जो भी किलिंग्स हुई हैं, जैसे नेपाल के अंदर एक किलिंग हुई थी 2022 में, हाँ। लाल मोहम्मद की, एक हाई सोसाइटी एरिया में, बहुत तो पैसों का बहुत बड़ा नेटवर्क, जाली करेंसी का बहुत बड़ा नेटवर्क चलाता था। सेम वही चीज़ जो आपने धुरंधर में देखा कि पाकिस्तान का 60,000 करोड़ के समथिंग का जो पैसा, तो जावेद खनानी नाम था, जावेद खनानी, तो आप ये लाल मोहम्मद समझ लो, ISI का बिल्कुल राइट, नेपाल में 2022 में इसको किल कर दिया गया हाई सोसाइटी के अंदर। किसने मारा? अननोन मैन ने। तो उसमें भी लीमा का नाम जुड़ता है, यानी आपका नाम जुड़ता नहीं, लेकिन कहते हैं ऐसा है नहीं। और एक आपको और मतलब है नहीं, आप बता नहीं रहे हो? नहीं है ही नहीं ऐसा सर, कहते भी हैं लोग। और दूसरा क्या है, एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकॉन था, तो केबल का काम था उसका, अभी मैं नाम बोलूँगा तो फिर वहाँ से और शुरू हो गए। एक बार बहुत ही मतलब बीच में नाम लिया था तो तभी दुनिया भर के मैसेज आना शुरू हुआ, तो उसके ऊपर भी किलिंग्स लगी। तो कहाँ भी पे? लीमा कहाँ पे की, था? ये भी सेम नेपाल के अंदर, जमीम शाह नाम है उसका। अच्छा। इज द बिग बिजनेस टाइकॉन, लेकिन बड़ा बिजनेस टाइकॉन, सेम ISI का आदमी, सेम दिलशाद बेग मिर्जा का आगे का नेटवर्क, तो इसको भी शूट आउट किया। किसने? एजेंट लीमा ने। हाँ, और देन आप उत्तराखंड के अंदर 2 किलिंग हुई थी, उनका भी सेम आर्म डीलिंग के अंदर नाम था उसका। आर्म डीलिंग में नाम क्या था, बड़े बड़े हथियार वगैरह सप्लाई करते थे। जेडे हत्याकांड अगर आप सुनो, मुंबई में आपने एक मिड डे के बहुत फेमस क्राइम जर्नलिस्ट की हत्या हुई थी, उसमें उन पिस्टल भी इन्हीं लोगों के थ्रू गया था, तो 2 लड़कों का शूट आउट हुआ था उसमें, तो उसमें भी एजेंट लीमा, लेकिन उसमें मुझे ही उठा लिया था उस केस में। तो फिर तो जो उत्तराखंड में शूट आउट हुआ, उत्तराखंड में सेम, तो सारे केस है। तो लोग जोड़ते हैं कि एजेंट लीमा और लक्की बिस दोनों एक ही है, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं है सर, तो लोगों की कहने वाली बातें। तो एविडेंस है नहीं या एविडेंस नहीं है सर ऐसा कोई भी, बट कनेक्शन है या एविडेंस नहीं सर। देखो, आप दुनिया में कोई बिना एविडेंस के तो कुछ भी कर लो सर, ठीक है, दुनिया में हर चीज के लिए एक एविडेंस नहीं, आप रियलिटी बताइए ना। नहीं, रियलिटी सर, अगर देखो, अगर एजेंट लीमा मैं हूं तो दुनिया भर के केस मेरे ऊपर आ जाएंगे सर। अच्छा, क्यों? अगर मैं बोलता तो फिर तो आप एजेंट लीमा नहीं है सर, नहीं तो सारे केस मेरे ऊपर ही आ जाने बस। तो उत्तराखंड वाला जो किलिंग का केस था आप पे, वो जा चुका है, अभी चल खत्म? अरे सर, मैं बाइज्जत बरी आदमी हूँ सर इस टाइम, बिल्कुल। किसने मारा उनको? पता नहीं सर किसने मारा। आज सर सब सारे अननोन जितने भी लोग मर रहे हैं, कोई ना कोई तो मार ही रहा है इनको सर। लेकिन ऐसा है सर, पूरे सिनेरियो की एक ही अच्छी चीज है, जितने भी लोग मरे हैं, किसी ने भी मारा वो बात अलग है, लेकिन आप उनमें से एक आदमी ये बता दो कि अच्छा आदमी कोई मरा है सर। जो भी लोग मरे हैं, सारे क्रिमिनल्स, टेररिस्ट, हथियार सप्लाई करना, इनोसेंट लोगों को मारना, भारत के दुश्मन, भारत के दुश्मन, तो एक भी शरीफ इंसान नहीं है। तो जो भी मार ही रहे हैं सर, वो अच्छा ही इंसान होगा। देखो, क्योंकि अगर कोई गलत आदमी को मार रहा है तो मान ले अच्छा ही है, वो कहावत है ना दुनिया के अंदर। कुछ ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि जब आपने जान दिया नहीं है तो आपको जान लेने का हक ना। ये पिक्चरों में बहुत अच्छी लगती है बोलने की बात, और ये बात पता है कब तक अच्छी लगती है? जब तक कोई अपना ना मरा हो। अगर उन्हीं में से किसी का कोई अपना खो दिया ना सर, तो ये सारी फिलॉसफी छोड़ देता है वो, फिर वो आ जाता है ग्राउंड के ऊपर। जिस आदमी का खोया उससे पूछो यार सर। आप सोचो कि कुछ एक लोग पिकनिक मनाने गए हो, उनके किसी के पति को गोली मार दी, किसी के बच्चे को मार दी, उनसे जाके पूछो ना यार सर। आप उनसे क्यों नहीं पूछ रहे?
आज 18-18 साल के बच्चे बॉर्डर्स में शहीद हो रहे हैं, ठीक है, उनके ज़्यादा घर वालों से जाकर पूछो सर, वो आपको हकीकत बताएंगे सर। किन्हीं का बच्चा 20-20 साल पाकिस्तान की जेल में रहा है, लास्ट में डेड बॉडी तक नहीं आती, उन लोगों से जाकर पूछो, है ना। तो कहना बहुत आसान है ना सर कि जान लेने का, उनसे बोलो कि जो ये लोग कहते हैं कि जान लेने का अधिकार नहीं है, भाई ये जाके ये भाषण जाके मौलाना मसूद अजहर को सुनाओ ना जाकर, ये आशिम मुनीर को जाकर सुनाओ, क्यों? बट फिर भी धुरंधर को लेकर के बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई है कि एक प्रोपेगेंडा मूवी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ भारत की सरकार की तारीफ हुई है, एक नेता की तारीफ हुई है। अच्छा, तो नहीं सर, उनको ये बोलो कि तुम जाके ये काम कर दो, हम तुम्हारी तारीफ ओपनली करेंगे सर। जो यूट्यूबर ऐसा बोल रहे हैं कि वो एक काम जाके उस पार जाके एक काम कर दें, तो गारंटी है सर 3 दिन तक मैं भी लगातार तारीफ ही करता रहूंगा और 3 दिन तक उसकी डीपी भी लगा दूंगा कि इस आदमी ने एक अच्छा काम किया है। तो सरकार के तो हमने अभी तक सरकार की बात ही नहीं करी, ना सरकार के लिए हमने बोला कि यार ये इसने गवर्नमेंट ने कराया, जो चीज़ हुई है वो हमने बताया। लेकिन आप में से कोई भी आदमी निस्वार्थ जाकर पार जाके ऐसा कोई काम करता है तो 3 दिन का हम डीपी भी लगा लेंगे सर उसकी, हम कहेंगे हमारा हीरो है 72 घंटे के लिए। और बताओ। नहीं, उनका ऑब्जेक्शन ये है कि इसको प्रोपेगेंडा बताने की जरूरत क्यों है आप सर? अच्छा, बताने की यही चीज़ बताने की ज़रूरत क्यों है सर? हम हिस्ट्री क्यों बताते हैं? हम दुनिया में कोई भी हो, हम अपने ग्रंथ की बात नहीं करेंगे, आप किसी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर व्यक्ति अपनी हिस्ट्री बताता है ना सर। हम क्यों शहीद भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं सर, हम स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ते हैं ना सर, ताकि हम इसलिए वो बताते हैं ताकि लोगों को ये पता चले, आगे वाली जनरेशन को ये पता चले कि ये आज़ादी हमें फोकट में नहीं मिली सर। इस आज़ादी के लिए दुनिया के बहुत सारे वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, और ये वो लोग हैं जिसे सिर्फ तुम जानते हो, ऐसे हजारों लोग हैं जिनके हमने नाम भी नहीं सुने। तो वो इसलिए बता रहे हैं कि एक आदमी इतनी तकलीफ में रहने के बावजूद भी वो हर तकलीफ सहन करता है ताकि आप लोग आज़ादी से रहो, अपने घर में रहो, आपके परिवार अच्छे से रहे, तो बताना ज़रूरी है। अच्छा, फिल्म में अजीत डोभाल सर, आई मीन आर माधवन का एक डायलॉग आता है जब हमजा को पकड़ लेते हैं आईएसआई और टॉर्चर कर रही होती है, तो उनका फ़ोन जाता है और कहते हैं कि हमारा एक लड़का आपके पास है। वो ये नहीं बोलते कि हमारा एक एजेंट है, हमारा एक जवान है, हमारा एक ऑफिसर तुम्हारे पास है, हमारा एक लड़का तुम्हारे पास है। तो इसमें लड़का बोलने पे भी कुछ लोगों ने बहुत पकड़ा है कि लड़का बॉय बोला, माय बॉय। तो ये सर इसको समझाते हैं, जिन्होंने भी पिक्चर देखी होगी सर, जिस कैरेक्टर जो प्ले किया रणवीर कपूर ने, रणवीर सिंह ने जो कैरेक्टर प्ले किया, क्या ऑफिशियली आर्मी में एंट्री हुई? नहीं हुई ना। इसका मतलब कि वो ऑफिशियली जबरदस्ती आप उससे काम नहीं करा सकते, वो सेना का हिस्सा नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति ने, जो माधवन सर ने जो कैरेक्टर प्ले किया डोभाल साहब का, डोभाल सर ने उसको समझाया कि यार हमारे एक्चुअल दुश्मन कौन है ना, किससे हमारे देश को खतरा है, हमारे देश में कैसे लोग मर रहे हैं। एक लड़के ने ये बात सुनी, समझ में आया उसे सर, वो किसी स्वार्थ के लिए तो नहीं गया ना, इसलिए तो नहीं गया कि यार मुझे कल सेना कोई मेडल देगी, चीज़ें देगी, इसलिए गया है। तो जब एक कोई इंसान बिना स्वार्थ के जा रहा है, वो बिना स्वार्थ के जा रहा है, तो समझ लो कि एक पिता अपने बेटे को जिस तरह समझाता है, एक बेटा जाता है तो वही बोलेगा ना सर। वो तो ये नहीं बोल सकते कि जबरदस्ती वाला तो है नहीं कि यार जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे से ही साइन करवा लिए कि लक्की बिस्ट आज तुम एजेंसी ज्वाइन कर रहे हो या छोड़ रहे हो, ये 2000 पन्नों में साइन करो। उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया सर। लेकिन फिर भी एक बच्चा, कहने का मतलब कि आज के वक्त में जहां एक बेटा अपने बाप की बात नहीं मानता सर, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, शादी करता दूसरे घर में रहने लग जाता अपनी बीवी के साथ, उन माँ बापों को भूल जाता है। लेकिन एक व्यक्ति के कहने में अपना सब कुछ छोड़ के एक आदमी मरने के लिए जा रहा है, तो उसके लिए बेटे से भी बढ़कर हुए सर वो। तो जहां तक मुझे लगता है इसलिए बोला कि यार एक बच्चा भी अपने बाप की बात इस तरह से नहीं मानता जैसे इस इंसान ने मेरी बात मानी। तो मैं कहता हूँ कि बच्चे से भी ऊपर है उस टाइम। सोशल मीडिया पे एक कहानी चल रही है, आप ही बताइए कहानी में कितनी रियलिटी है। पाकिस्तान का एक लेफ्टिनेंट कर्नल नेपाल आता है और नेपाल से वो गायब हो जाता है। बाद में खबर आती है कि वही पाकिस्तानी आर्मी का अफसर था जिसने ईरान से कुलभूषण जाधव, जो एक भारतीय सिटीजन, उनको अबडक्ट किया था और पाकिस्तान ले गया। उसको बाद में हमारी एजेंसीज ने नेपाल से उठा लिया। तो क्या ये कनेक्शन सही है और ये न्यूज़ सही है, ये खबर? सर देखो, एक्चुअली क्या है, हमारे कुलभूषण जाधव सर एक बिजनेस टाइकॉन, एक्स नेवल ऑफिसर, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, ईरान के अंदर थे अपने बिजनेस के सिलसिले में। लेकिन यही क्या करती है, आईएसआई ट्रैप करके कुछ एक रिवील ग्रुप के साथ उनको उठाती है, ईरान से उठाती है। उठाने के बाद बलूचिस्तान दिखाती है, और बलोच दिखाने के बाद पूरी दुनिया के सामने ये रख देती है कि हमने एक इंडियन स्पाई को पकड़ा है जो बलोच के अंदर फंडिंग कर रहे थे। मतलब बलोच के अंदर टेरर फंडिंग करते हैं।
ये पूरी दुनिया को उन्होंने एक हमारे एक बिजनेस टाइकॉन को, जिनका कोई मतलब नहीं है, उन्हें एक स्पाई बना दिया, यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक आतंकवादी बना दिया, पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया। अब होता क्या है कि वो जेल में डाला, चलो इंटरनेशनल कोर्ट में मामला गया, फांसी पर उनकी रोक लगी, लेकिन आपने कुछ दिन पहले उससे सरबजीत सर का मैटर देखा होगा कि किस तरह से उन्हें जेल के अंदर ही किल कर दिया गया था। जब पाकिस्तान गवर्नमेंट को यह लगा कि भारत इनको वापस ले जाएगा, इतना प्रेशर आ गया था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान ने क्या करा, कुछ अंदर के कैदियों के साथ, आतंकवादियों के साथ मिलकर जेल में ही मरवा दिया। तो सेम ये है 3 मार्च 2016 की बात, आई थिंक डेट पर 3 मार्च 2016 है, जब कुलभूषण जाधव सर को अरेस्ट किया। सारे आईएसआई ने उठाया, जब आईएसआई ने उठाया ईरान से और दिखाया बलूच, ठीक है, राइट सर। लेकिन कहानी क्या होता है कि पाकिस्तान क्या है, टेरर फंडिंग में महारत हासिल है। Correct. तो दुनिया की किसी भी एजेंसी को, चाहे वो हमारी हो चाहे किसी को भी हो, एक एजेंसी को ये पता चलता है कि पाकिस्तान का पूरा जाली करेंसी का काम तो नेपाल में चलता है। नेपाल के बड़े बड़े कैसीनो के अंदर भी पाकिस्तान की पैसा लगा हुआ आईएसआई का, जिसमें से एक रॉयल कैसीनो। और ये केपी ओली की गवर्नमेंट के टाइम की बात है, 2016-17 की बात। 2017 में क्या होता है, आईएसआई का एक लेफ्टिनेंट कर्नल नेपाल की धरती में उतरता है। यह है शायद 7 अप्रैल की बात, आई थिंक 7 अप्रैल 2017 की बात है, डेट ऊपर नीचे हो सकती है, 7 अप्रैल 2017 तो की 16 को कुलभूषण जाधव पकड़े जाते हैं, 3 मार्च को, एक साल के बाद 7 अप्रैल ये कर्नल आता है। ये कर्नल आते हैं नेपाल के अंदर, और नेपाल में एक जगह डुमनी से गायब हो जाते हैं। ये आए क्यों थे? ये आए थे पाकिस्तान के कैसीनो में, जहां से इनकी पूरी टेरर फंडिंग कहां आती है, इंडिया के अंदर आती है। लेकिन ये बात किसी को भी पता चल गई, सपोज करो हमारी एजेंसी को भी पता चली, किसी को भी पता चली, ये गायब हो गए। लेकिन पाकिस्तान कितनी आसानी से इस बात को पूरी दुनिया को गुमराह करता है। पाकिस्तान बोलता है कि यार हमारे जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे, इनका नाम था कर्नल मोहम्मद हबीब जाहिर, ये रिटायर हो गए बोला 2013 में, इनको रिटायर दिखा दिया आईएसआई ने 2013 में, बैकडेट में रिटायरमेंट दिखा दिया। और दूसरा क्या दिखाया? दूसरा ये दिखाया कि हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल को नौकरी की जरूरत थी, तो इंटरव्यू के लिए नेपाल आए। अरे मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान की आर्मी भाई दुनिया के अंदर सबसे अमीर आर्मी है सर। पूरी धरती में पाकिस्तान आर्मी से अमीर कोई आर्मी नहीं है। आप दुनिया की किसी भी आर्मी का आंकड़ा लगा लो, इस संसार में सबसे अमीर आर्मी है पाकिस्तान की, और सबसे गरीब जनता है पाकिस्तान, सबसे गरीब जनता है, बिल्कुल। तो क्यों करप्शन सर, पूरा फंड पाकिस्तान का, बाजवा का 2000 करोड़ था, मैंने सुना 2000 करोड़, लेकिन आशिम मुनीर के पास चला गया सर। अच्छा, आशिम मुनीर के पास चला गया, तो उसका बाथरूम में गिरे और उसका पासवर्ड तो उसका पासवर्ड उधर चला गया आशिम मुनीर के पास। तो कहानी क्या हुई, उठा लिया, लेकिन पाकिस्तान ने पूरी बैकडेट में मैनेज कर दिया कि हमारे तो रिटायर हो चुके हैं। हाँ। बस हमारे तो एक शरीफ से लेफ्टिनेंट कर्नल है, वो एक इंटरव्यू के लिए नेपाल गए। नेपाल के लोग तो हम सारी दुनिया में जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, ये नेपाल जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, क्यों सर? देखो ना, पूरी नेपाली नागरिक दुनिया में। तो तभी क्या होता है, चलो जो भी चीजें थी, लेकिन किसी ने पाकिस्तान के आईएसआई को बोला कि आपने हमारा एक इनोसेंट आदमी पकड़ा है। क्या पकड़ा है? इनोसेंट आदमी, जिसको आपने जेल में रखा, कुलभूषण जाधव सर, ठीक है। इनको कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हरकत तुमने सरबजीत के साथ करी, इनको छूना भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, तो जिसने भी बोला, तो बोला कि तुम, ये हमारे गोल्ड हैं, ये हमारे गोल्ड है, मतलब इनका कोई स्पाई से कोई मतलब नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की बोला क्यों? बोला क्योंकि तुम्हारा भी एक हीरा गायब है, जिसको तुम पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हो, ठीक है। कर्नल हबीब पाकिस्तान को फोन गया आईएसआई चीफ को, कहां से? ये दुनिया के किसी भी कोने से एक, ठीक है। तो उसने बोला कि मैं कैसे विश्वास करूं, मतलब पाकिस्तान ने, सही बात है सर, मैं कैसे विश्वास कर लूं भाई कि तुमने हमारा बंदा उठाया, कि हमारा बंदा उठा लो। बोला हाँ, ये तो आपने सही बोला, ठीक है। तो बोला ये बात तो आपने सही बोली। तो क्या होता है, बोला कि कहते हैं अगले दिन दाहिने हाथ के 4 अंगुलियां गिफ्ट कर देते हैं पाकिस्तान को। बोले कि डीएनए मिला लो एक बारी। अरे बाप रे। बोला कि तुम्हारा डायमंड है या नहीं है? और बोला ये अंगुलियां इसलिए क्योंकि तुमने कह दिया रिटायर हो चुका है 2013 में, तो गोली तो चलाएगा नहीं आप, तो अंगुलियों की तो जरूरत है नहीं। तो उस दिन से आज तक ये लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद जावेद हबीब दुनिया के कहाँ हैं नहीं पता, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान को एक मैसेज दे चुके हैं उस दिन कि अगर हमारे कुलभूषण जाधव सर को जेल के अंदर कुछ भी हुआ तो इस बार 4 अंगुलियां आई हैं, बाद में पूरी बॉडी आएगी। और ये बात है 2017 की बात है सर। तो तब से आज तक कुछ नहीं पता कर्नल हबीब का कि वो दुनिया के कौन से कोने में, धरती के कहां पर है। लेकिन ये बात पाकिस्तान को भी पता है, और ये बात जिसने लिया है उसको भी पता है सर। बस एक मैसेज दे दिया, मतलब पाकिस्तान को एक मैसेज दे दिया कि जो गलती तुमने सरबजीत वाले में करी है वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो कोई ऐसी अपडेट है कि
कुलभूषण जी पे उसके बाद कोई टॉर्चर नहीं उसके हुआ? बाद कोई टॉर्चर नहीं है सर, 2017 के बाद कोई टॉर्चर नहीं है। और उनकी उसके अपडेट्स बाद भारत को मिलती रहती है, हाँ, अगर मतलब भारत चाहे तो? जो भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, जब एक हबीब कर्नल गायब हो सकता है तो ये इन्फॉर्मेशन भी मिलती है सर। तो उनकी फैमिली भी बीच में शायद मिलने गई थी उनसे, मिलने ऐसा गई कुछ? थी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। शायद नासिक, महाराष्ट्र की हो। हाँ, तो लास्ट अपडेट क्या है, कुछ आइडिया, और कब छूटेंगे या उस सर पे? अभी देखो गवर्नमेंट लगी है, क्योंकि आपको मैं ये बोला कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 सबसे बड़े दुश्मन देश हैं सर। आज के टाइम में सबसे बड़े दुश्मन देश हैं। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि देखो, वो हमारी कॉलोनी का हिस्सा नहीं है, और पाकिस्तान पर पूरा का पूरा पॉलिटिकल प्रेशर से ज़्यादा वहाँ की आर्मी उसको कंट्रोल करती है। अगर पाकिस्तान भी एक लोकतंत्र देश होता, वो सिर्फ कागज़ों में है, अगर एक्चुअल में लोकतंत्र देश होता तो शायद बहुत पहले ही कुलभूषण जाधव सर हमारे देश आ चुके होते। लेकिन पाकिस्तान को मैंने आपको जैसे बोला कि आर्मी कंट्रोल करती है पूरी की पूरी, और आर्मी और आतंकवादियों दोनों मिलकर काम करती है, तो वहाँ की आर्मी को भी आप आतंकवादी ही देख सकते हो। तो एक आतंकवादी के ठिकाने से किसी चीज़ को निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारा देश अपने किसी भी व्यक्ति को, या जिसने इस देश के लिए थोड़ा सा भी काम किया हो, ना भी किया हो, अपने नागरिक को कभी नहीं भूलता। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कर्नल साहब की 4 उंगलियां सर। ऐसा बोलते हैं कि इस ऑपरेशन में रॉ भी इन्वॉल्व थी? सर कहते हैं कि आरएनडब्ल्यू इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारे एक बिजनेस टाइकॉन को उन्होंने स्पाई बनाया। तो एक कहावत है सर, देखो, अपने लोगों को बचाने के लिए दुनिया में कुछ धर्म भी कहता है, अगर तुम्हें अपने लोगों की हिफाजत करनी हो तो तुम उसके लिए हर स्टेप तुम्हें करना पड़ेगा। ये तो धर्म भी कहता है ना सर, धर्मो रक्षित रक्षित, हमेशा यही बोलते हैं सर। एक मैंने कहीं टैगलाइन पढ़ी थी रॉ के, RNAW के नीचे लिखा था, नेवर स्पीक नेवर फॉरगेट, कि बिल्कुल हम सर। बोलते नहीं है लेकिन हम भूलते भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल भूलते भी नहीं है लाइफ में, हम कभी नहीं। सर आपको मैं एक चीज बताऊं कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी बोल दिया कि हमने ये बोला है कि अगर तुमने हमारे को सुई भर का भी नुकसान पहुंचाया हो तो हम अपने अंतिम क्षण तक तुम्हें नहीं भूलेंगे। तुम धरती के किसी भी कोने में रहोगे, तुम अपने कुदरती मौत नहीं मरोगे। मतलब हम लोग कहते नहीं है तो इसका मतलब कि हम भूल गए, भूले नहीं है ना सर। ये भी इल्ज़ाम लगता है कि पहले की सरकारों में कई ऐसे नेता लोग थे जिन्होंने अपने ही एजेंट्स का नाम दुश्मन देश को बता दिया कि भाई तुम्हारे ही कंट्री में हमारे एजेंट्स यहाँ छिपे हुए हैं, नाम के साथ ये रिवील कर दिया। इस पे बड़ी कंट्रोवर्सी होती है। ऑब्वियसली इसको ऑफिशियल नहीं किया गया कभी, क्योंकि आपके देश की बदनामी है। तो इसमें कितना सच है कि हमारे ऑफिसर्स का, इंटेलिजेंस स्पाइस का, एजेंट्स का नाम नेताओं ने रिवील किया क्योंकि उनको लगा शायद अमन की आशा वगैरह हो जाएगा? सर देखो, अगर हमारे सारे लीडर स्ट्रांग होते तो पाकिस्तान कभी न्यूक्लियर पावर बनता ही नहीं सर। कहूटा ऑपरेशन के टाइम पर पाकिस्तान के सारे ब्लूप्रिंट हमारे पास आ गए थे सर। कहूटा ऑपरेशन के बारे में बताइए ना। कहूटा ऑपरेशन सर देखो क्या है कि हमारे जितने भी एजेंट्स जो इस टाइम पाक में वर्क कर रहे थे, उनको ये एविडेंस मिल गया था कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं न्यूक्लियर प्रोग्राम कर रहा है। और ये कैसे मिला था? लेकिन सिर्फ अभी पता था, लेकिन कहाँ कर रहा है ये नहीं पता। तो पूरी पाकिस्तान के अंदर हमारे एजेंट्स एक्टिव हुए। अब उन्होंने एक चीज बोला यार कि यार हम एक काम कर सकते हैं, हम उस जगह को तो नहीं ढूंढ सकते जी, लेकिन जो भी वहां पर न्यूक्लियर साइंटिस्ट है इनको फॉलो करना शुरू कर दो। ठीक है। जितने भी पाकिस्तान में न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, अब जो भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहते हैं, देखो आदमी की नीड है, आदमी हेयर कटिंग वगैरह तो कराता ही है, सेविंग कराता ही है। तो उन्होंने जितने भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जब भी ये हेयर कटिंग कराने आते थे, पूरे इन सब के हेयर सैंपल लेना शुरू कर दिया सर। एजेंट्स ने नाई की दुकान से बाल उठा के इंडिया उन्होंने भेजे। तो कुछ एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट के क्या हो गया, रेडिएशन मिल गया। न्यूक्लियर के साथ अगर आप काम कर रहे हो, यूरेनियम वगैरह के साथ, तो न्यूक्लियर तो आपके कहीं ना रेडिएशन कहीं ना कहीं होगा। तो जब पता चला कि ये कौन से साइंटिस्ट के बाल हैं और वो साइंटिस्ट कौन से साइट पर काम कर रहे हैं आजकल, तो पहली बार इंडिया को, RNW को ये पता चल गया कि सर कहूटा के अंदर एक न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है पाकिस्तान का। ये उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर के साथ ये बात शेयर करी, और ये बात इजराइल के साथ भी शेयर करी। और इजराइल ने भी उस टाइम ये बोला कि सर आप हमारे को सिर्फ अपना स्पेस दे दीजिए, हम पाकिस्तान को न्यूक्लियर नहीं बनने देंगे। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल को ऑर्डर्स नहीं दिए, चलो ठीक है आपकी मर्जी, आप किसी दूसरे देश को अपना जमीन नहीं देते हो, अपनी लैंड नहीं देते हो, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे ही देश के उस टाइम के जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे, लोग सर्च करेंगे, उन्होंने ज़ियाउल हक ही थे शायद, जो तख्ता पलट जिन्होंने किया था, उनको पर्सनली फ़ोन किया, और पर्सनली फ़ोन करने के बाद ये सारी चीज़ें बताई कि हमें सब पता है कि तुम कहाँ न्यूक्लियर प्रोग्राम तुम्हारा चल रहा है, कहूटा के अंदर तुम अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हो, तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ नहीं पता, हमें सब पता है। तो पूरा पाकिस्तान हिल गया सर। पाकिस्तान ने बोला कि जो ऑपरेशन हम इतने सीक्रेट तरीके से कर रहे हैं, ये तो हिंदुस्तान को पता है। और आप यकीन मानो,
24 से 48 घंटे के अंदर उन्होंने हमारे एक एक एजेंट को ढूंढ के मारा सर। और वो कैसे पता चला उनको एजेंट्स कहाँ हैं, कौन है? सर उसके बाद तो पूरा एक्टिव, एवरीथिंग तो एक्टिव ना सर, कि कैसे आया, ये तो फिर 24 घंटे लगेंगे चीजें निकालने में, ये तो 24, इतने में तो 24 घंटे में पुलिस निकाल लेगी सर, तो फिर तो ISI है सर। तो बहुत बड़ा, आज तक भी उसकी भरमाई कभी नहीं हुई सर, ये समझ लो। एजेंट रविंद्र कौशिक जी के बारे में बहुत बात होती है, उनके बारे में बताइए ना हमारे व्यूअर्स को, कौन थे वो? सर अगर आप गंगा उनकी हिस्ट्री देखोगे तो हिंदुस्तान के, मैं कहता हूँ कि उनसे बड़ा स्पाई आज तक हिंदुस्तान की धरती में, जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनके बारे में हमें पता है, उनसे जानने वालों में उनसे बड़ा स्पाई नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि हमें ऐसे कुछ नाम होते हैं जिन्होंने ऐसे सर्वोच्च बलिदान, सर्वोच्च काम किया है, जिनके बारे में ना तो हमें आज पता है, ना हमें कल पता था, ना हमें भविष्य में कभी पता चलेगा सर। तो जिनके बारे में, गंगानगर के रहने वाले, एक और मतलब फादर भी उनके एयरफोर्स से बिलोंग करते थे, एयरफोर्स थे सर, और एक आर्टिस्ट, थिएटर आर्टिस्ट बहुत बढ़िया सर, मतलब एक्टिंग का ये वो चीज़ है। तो पहली बार जब वो एक थिएटर कर रहे थे पंजाब के अंदर, तो हमारे उस टाइम के RNW के कुछ सीनियर लोगों ने उनका वो देखा, तो उन्हें लगा कि उनमें देशभक्ति का ये चीज़ करके शायद, और उस जस्ट RNW उस टाइम स्टार्ट ही हुई थी, रामेश्वर नाथ काउसर ने उस टाइम स्टार्ट ही करा था, श्री नारायण नेक्स्ट, मुझसे नाम दिमाग से उतर रहा है, सेकेंड यूनिट डायरेक्टर। तो देन इन्हें रिक्रूट किया गया RNW के अंदर, इन्हें पाक भेजा गया सर, पूरी ट्रेनिंग देने के बाद 2 साल पाक में इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी, वहाँ कमीशन लिया सर, वहाँ कमीशन लेने के बाद वहाँ की मेजर रैंक तक पहुँचे, मेजर रैंक तक पहुँचने के बाद मतलब ये समझ लो कि उस टाइम की तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इनको ब्लैक टाइगर का भी, इंदिरा गांधी जी ने नाम तक दिया सर। और एक हमारी एक, देखो दुनिया में हर जगह है, यहीं से कोई इन्फॉर्मेशन लीक हुई, ये नहीं बोलते कि हर आदमी अच्छा होता, अगर हर आदमी अच्छा होता तो हम धरती के सबसे सुपर पावर होते, लेकिन पाक को ये तो पता चल गया था कि इंडिया का कोई ना कोई RNW का आदमी उनकी आर्मी के अंदर है, लेकिन नहीं पता कौन है, कुछ नहीं पता, नहीं, क्योंकि ये बात भी कि हमारे 2-3 लोगों को ही पता था कि वो ब्लैक टाइगर कौन है, बाकी कोई नहीं जानता। वो भी PM लेवल के, वो PM लेवल, वो समझ लो आपकी RNW के चीफ रामेश्वर नाथ काव सर हो गए, सेकंड शंकर नायर सर जो सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे RNW के, सिर्फ इन्हीं को पता था, एंड प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी। तो देन इन्हें भेजा गया, भेजने के बाद हो सकता है कि इंदिरा गांधी जी को तस्वीर भी ना दिखाई हो, ये भी हो सकता है सर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो 5 साल के बाद फिर चेंज हो जाएंगे, मेरी समझ रहे हो सर, ये गारंटी नहीं है कि इंदिरा गांधी जी को तस्वीर दिखाई गई हो, ठीक है। तो बस बताया गया इंदिरा गांधी जी को कि हमारे एक आदमी पाकिस्तान की आर्मी में कमीशन ले चुका है, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने उन्हें ये नाम दिया ब्लैक टाइगर। तो मैंने जैसे आपको बताया रामेश्वर नाथ काव सर, ठीक है, शंकर नायर सर, तो इन्हें नबी अहमद के नाम से इन्होंने एक नई आइडेंटिटी बनाई पाकिस्तान के अंदर, अपनी सारी आइडेंटिटी खत्म कर दे। लेकिन क्या हुआ, 1983 पर एक RNW के एक एजेंट जिनका कोड नेम था इनायत, तो इनायत मसीहा कुछ नाम था, इसी कोड नेम, उनको जब पाकिस्तान भेजा गया तो यहीं से एक इन्फॉर्मेशन आउट कर दी थी। किसने? अब ये आज तक दुनिया में कभी डिस्क्लोज ही नहीं है सर, किसने करी, पाकिस्तान की ISI को, कि जिसको तुम इतने टाइम से ढूंढ रहे हो और तुम्हें शक है, अगर उस तक पहुंचना है तो इसको पकड़ो, इनायत को पकड़ो। अब इनायत को जब पकड़ा गया, पाकिस्तान आर्मी ने इनायत को जब टॉर्चर किया, तो इनायत को भी नहीं पता था कि रविंदर कौशिक सर की फेस कैसा है। अब आप समझ सकते हैं सर, उन्हें भी नहीं पता। आप ISI के लिए एक चीज और कि उन्हें कैसे पकड़े, तो ये चीज था कि वो इनायत से कहां पर मिलने आने वाले हैं। तो इनायत को उन्होंने ISI ने अपने कंट्रोल में लिया पूरा का पूरा, और उसी जगह पर भेजा जहां पर रविंदर कौशिक सर इनसे मिलने आने वाले थे, नबी अहमद। जब रविंदर कौशिक सर मिलने आए तब रंगे हाथों पकड़ा सर, और 1983 में अरेस्ट हुए, और 2001 में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देके पाकिस्तान की जेल में खत्म हुए। 18 साल जेल के अंदर। क्या लेवल का टॉर्चर उनको किया गया? मतलब कल्पना ही नहीं है सर। आप ये सोचो ना कि आज के टाइम में, मुझे एक छोटा सा उदाहरण ये देखो कि कोई भी पाकिस्तानी टेररिस्ट या वहाँ के आर्मी हमारे लोगों से कितना जेलस, कितना चिढ़ते हैं, किस तरह से लोगों को मारते हैं। अगर उन्हें यह पता चल गया कि उनका सबसे बड़ा एक ऐसा आदमी उनकी कस्टडी में जिसने उनके देश को बहुत नुकसान पहुंचाया, आतंकवाद को खत्म किया, तो उसको किस हद तक की तकलीफें देंगे, तो उसके लिए तो मैं शब्द ही नहीं बोल सकता सर। वो वर्ड्स ही नहीं है अपने पास, ना उन तकलीफों को हम बता पाएंगे। इतने साल तक जो सरकारें आई, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं था कि ऐसे एजेंट को
वापस जिंदा लेकर आया जाए भारत में। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी ब्लैक टाइगर उन्होंने बोला था, तो उनको भी पता होगा कि कितना बड़ा एसेट है। क्या उस टाइम ये मुमकिन ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था? देखो सर, मुमकिन तो दुनिया के अंदर, मैंने आपको बोला कि असंभव नहीं है कोई भी चीज़, मुश्किल ज़रूर है, असंभव नहीं है। लेकिन जैसे भारत और पाकिस्तान के केस के अंदर बहुत मुश्किल है किसी भी चीज़ को करना। मैं ये भी बोलता हूँ, अगर हमारे ही कोई एसेट अगर सपोज़ करो अमेरिका में भी चले गए, तो अमेरिका से भी लाने की बात चल सकती है। उस पर भी हम एक चीज़ कह सकते हैं कि यूएस से हम ला सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमारी सिचुएशंस थोड़ी-सी चेंज हो जाती हैं सर। पाकिस्तान बोलता है कि हम भूसे की रोटी खा लेंगे, लेकिन हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचाएँगे। आप मेंटालिटी समझ रहे हो सर? एक आदमी बोलता है कि हमारी पूरी आवाम भूखी मर जाए, कोई बात नहीं, लेकिन क्या करेंगे, हम हिंदुस्तान को नहीं खाना खाने देंगे। तो उनकी सोच वो है। रविंद्र कौशिक जी का एक स्टेटमेंट है, वो कितना सही है वो आप बताइए, कि अगर मैं अमेरिका में होता तो 24 घंटे में छूट जाता, लेकिन मैं क्योंकि भारतीय हूँ इसलिए मैं 17 साल भी नहीं छूटा। बिल्कुल सर, इसका एक उदाहरण आप ले सकते हैं रेमंड एलन ये वाले केस सही से। स्टेटमेंट है क्या ये उनकी? लास्ट टाइम के उनके वर्ड्स थे। कौन? जो लास्ट टाइम अच्छा। के उनके वर्ड्स थे। तो ये स्टेटमेंट मैं कैसे सर, अगर आपने रेमंड एलन का केस सुना हो, रेमंड एलन हाफिज को मारने के लिए गया था 2010 में। CIA का बंदा था वो? CIA का बंदा था, वह डेल्टा फोर्स का था, अमेरिका की स्पेशल फोर्स डेल्टा फोर्स। लेकिन जब वो हाफिज को मारने गया, तो हाफिज को पहले मारता, इससे पहले 2 आदमी को किल कर दिया उसने गलती से, क्योंकि 2 आदमी इसके ऊपर अटैक करने आए थे ISI के। और आपको पता है, पाकिस्तान ने इसे अरेस्ट किया और अमेरिका ने महज 45 दिन के अंदर इसको छुड़ा लिया सर, 45 डेज के अंदर। एक ये उदाहरण। अगर आप, मैं SVR का उदाहरण आपको बताऊं, SVR रशियन, वर्ड्स में मेरे को बोलने में थोड़ा दिक्कत है क्योंकि नाम दवाइयों जैसे हैं इनके बहुत। तो एक लड़की है 2001 में अमेरिका गई, चैपल में नाम, थोड़ा सा एना चैपल ऐसे कुछ नाम देख लेना आप। ये लड़की KGP के लिए काम करती थी पहले, KGP के लिए ट्रेंड हुई, KGP के ट्रेंड होने के बाद SVR में आई और ब्रिटेन के अंदर, पहले इसने ब्रिटेन की नागरिकता ली, ब्रिटेन के एक बिजनेसमैन से शादी करी, ब्रिटेन के बिजनेसमैन से शादी करने के बाद इसने डिवोर्स लिया, डिवोर्स लेने के बाद ये अमेरिका गई और अमेरिका के अंदर आपको पता है 2000 से लेकर 2010 तक इन्होंने स्लीपर सेल का काम किया, पूरे अमेरिका में ऑपरेशन चलाए रशिया की तरफ से, रशिया की तरफ से। और अमेरिका ने इनको 2010 या 11 में अरेस्ट किया, एग्जैक्ट डेट मेरे को याद नहीं आ रही, और एक साथ आई थिंक 11 रशियन एजेंटों को अरेस्ट किया, एक साथ 11 दिन। और आपको पता है सर, शौक होगा आपको कि जो लोग 10 साल से अमेरिका में जासूसी कर रहे थे, अमेरिका की हर इंफॉर्मेशन रशिया तक पहुंचा रहे थे, और 10 साल के बाद FBI और CIA उन्हें अरेस्ट करती है, व्लादिमीर पुतिन उन्हें 8 दिन के अंदर बाहर निकाल लेते हैं। आज भी वो रशिया के अंदर है सबके सब, और आज तो वहाँ की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, वो TV होस्ट भी करती हैं। लेकिन 8 दिन के अंदर अपने 11 एजेंटों को निकाल दिया सर। बट फिल्मों में तो इतना दिखाते हैं कि अमेरिकन रशियंस को छोड़ते नहीं है, उनके पीछे रहते हैं, मार भी देते हैं। हाँ, लेकिन कैसे वो है? फिर अभी क्या कहते हैं, व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि मेरे 11 एजेंट मुझे चाहिए, चाहे इसके बदले में तुम्हारे 3-4 एजेंट दे दूंगा। जो रशिया की जेलों में उनके 4 एजेंट थे, जिसमें से 2 MI6 के थे, 2 CI के, उन चारों को रशिया ने वापस कर दिया। लेकिन अपने 8 दिन के अंदर अपने 11 के 11 एजेंट लेकर गया सर। इसमें पढ़ना, लोग जो भी देख रहे होंगे सर्च कर लेना एक बार, आपको पता चलेगा। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन घोस्ट। ओके, ऑपरेशन घोस्ट के नाम से बहुत फेमस है। कनाडा में जो किलिंग्स हुई थी, जो निज्जर को मारा था, उस पे फिर इंडिया पे इल्जाम लगा था। वहाँ पे जो हमारे राजदूत थे उनको भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया। अब गवर्नमेंट चेंज हुई तो उन्होंने केस ही डिसमिस कर दिया। तो ये क्या था? लोग कह रहे हैं धुरंधर 3 अब अगर बनी तो वो कनाडा किलिंग्स पे बनेगी। देखो एक्चुअली क्या है सर, मैं आपको बताऊं कि मैंने आपसे कहा था कि जरूरी नहीं पाकिस्तान, इंडिया का एनिमी धरती के किसी भी कोने में रहे, किसी भी देश में, वो सेफ नहीं है। इसका एक उदाहरण, अगर आपने रविंद्र शर्मा, अभी हम रविंद्र कौशिक सर की बात कर रहे थे, और रविंद्र शर्मा की बात कर लेते हैं, जो RNW के रहकर जिन्होंने CIA के लिए स्पाई किया लास्ट में, यहाँ से 2001 में 2001 में इंडिया टू नेपाल, नेपाल टू US पहुंच गए। 2011 में उनको किलिंग किसने किया सर, जिसको एक एक्सीडेंटल केस बताते हैं, कोई ना कोई तो था कि बोला अमेरिका में भी नहीं छोड़ेंगे, और अमेरिका में भी मार दिया लास्ट में। तो जरूरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ पाकिस्तान देख रहे हैं, कनाडा देख रहे हैं, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको रविंद्र शर्मा भी मिल सकते हैं, जिनको अमेरिका तक में किल किया लास्ट में और एक्सीडेंटल केस बताया। तो अपने एनिमी को कभी नहीं भूलेंगे सर।
इंडिया के भी साइंटिस्ट लोगों को अटैक किया गया है, मारा गया है, जिससे कि भारत अपने मिशन में कामयाब ना हो पाए। हुआ है सर ऐसा? सर दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है, अगर दुनिया में किसी देश को ख़त्म करना हो तो वहाँ की ब्रेन को ख़त्म कर दो। ये आज से नहीं है सर, ये 100 साल पहले की हिस्ट्री से है, कभी भी उठाकर देख लो। एजेंसी का सबसे बड़ा टारगेट होता है देश के साइंटिस्ट। अगर आप मेरी एक बात सुनो, एक देश का ब्रेन क्या है सर? एक देश का ब्रेन तो साइंटिस्ट ही है ना। कोई भी देश कितनी तरक्की करेगा, अगर सर कोई भी देश न्यूक्लियर पावर बन रहा है, उस देश की सैटेलाइट स्पेस में जा रही है, वो देश दुनिया में कोई भी तरक्की कर रहा है, एडवांस बन रहा है, तो कौन बना रहा है? उस देश के साइंटिस्ट। आप किसी भी देश के साइंटिस्ट खत्म कर दो, आपने उस देश की प्रोग्रेस ही रोक दी। ये तो एजेंसी का, दुनिया की हर एजेंसी का जो सबसे प्राइमरी टारगेट होते हैं वो होते हैं देश के साइंटिस्ट। ये अभी से नहीं है सर, तो कब से, होमी बाबा के टाइम से देख लो आप, इसका उदाहरण आप होमी बाबा भी देख सकते हैं सर। क्यों? विक्रम साराभाई को बिल्कुल, एक एक करके आप किसी को भी, मैंने आपकी थोड़ी देर पहले आपको ईरान का फकीरजादे का तो आपको क्लियर ही बताया। तो ये तो दुनिया का अंदर हर साइंटिस्ट को दुनिया की हर एजेंसी टारगेट करती है सर। और दुनिया में कोई भी देश हो, चाहे हम हो, चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, उसको अगर अपने देश को सुपर पावर बनाने, अपने देश को ऊंचाइयों में लेके जाना है, तो उसको अपने देश का ब्रेन बचाना होगा, और ब्रेन किसी भी देश का, उस देश के साइंटिस्ट सर। एक आरटीआई के थ्रू पता चला है कि 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट भारत के अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में मारे गए, जिसमें हैंगिंग है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डूबे हैं, बिल्कुल। मतलब ड्राउनिंग है या ब्लास्ट है। तो आपको लगता है ये सारे किलिंग्स होती हैं सर, ऐसा सारी कुछ है, killings सारी किलिंग्स। कोई डूबने से मर गया, कोई एक्सीडेंटल केस मर गया, किसी की, आप ये भी छोड़ दो, किसी को नेचुरल डेथ भी होगी ना सर। आजकल एजेंसी के पास ऐसे ऐसे पॉइजन हैं जो दुनिया के किसी भी पीएम रिपोर्ट पर नहीं आएंगे। आप ये सोचो सर कि यासिर इराफत को कब मारा था मोसाद ने, कब मार दिया था फिलिस्तीन के लीडर को। आज जाके पता चला कि मोसाद ने जो चॉकलेट उन्हें पसंद थी, उस चॉकलेट के अंदर जिस केमिकल का नाम पोलोनियम 210 का यूज किया था। अब सोचो आप, आज पता चल रहा है जब यासिर इराफत की डेड बॉडी को दोबारा निकाला गया उनकी वाइफ की परमिशन से। अब आप समझ रहे हैं, मतलब एजेंसी ने क्या किया, यासिर इराफत को जो चॉकलेट पसंद थी, उस पूरी चॉकलेट की कंपनी को खरीदा पहले। बाप रे। उस पूरी चॉकलेट की कंपनी को खरीदा, उस स्पेसिफिक चॉकलेट में वो पॉइजन मिलाया गया। तो हमारे को नेचुरल लगेगा, लेकिन वो नेचुरल होगा नहीं सर। 100 में से 99 नहीं होगा, 1% हो गया तो बात अलग है। धुरंधर में भी दिखाया गया है कि जो जमील जमाली है, राकेश बेदी है, वो दाऊद से हाथ मिलाते हैं, उसके बाद दाऊद धीरे धीरे बीमार, मतलब मैं कह तो रहा हूँ सर, आपने तो बीच में खबरें भी आई थी कि दाऊद को जहर दे दिया गया है, वो बीमार है सर। ये उसी से कनेक्ट किया गया है या कैसे? हाँ डेफिनेट, आप 2016 में अभी आप गूगल करना, आपको पता चलेगा दाऊद इब्राहिम मर गया था। 17 में आपको पता चलेगा दाऊद इब्राहिम के मरने की खबर आई थी। 18 में आपको पता चलेगा, उसके बाद आपको 20 में पता चलेगा, 20 के बाद 23 में, 5 बारी 2017 से लेकर 2023 तक दाऊद के मरने की खबर आई है। लास्ट में दाऊद तो एक मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट भी था जब 2023 में उसके मरने की खबर आई थी। मतलब ये फैक्ट है कि ये फैक्ट है, बस मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट था, और वो था कि मरा नहीं है लेकिन बीमार है धीरे धीरे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है उसकी बॉडी के अंदर। नहीं तो सर आज भी आप देखो कि मैंने आपको बोला कि शायद एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा, शायद 1951 डेट ऑफ बर्थ है दाऊद इब्राहिम की। उस हिसाब से आज 2026 चल रहा है, तो आई थिंक कितना हो गया होगा, लगभग 75। आज हमारे डोभाल साहब को देखो आप, 81 ईयर के हैं सर, लेकिन डोभाल साहब को देख लो, आज भी सर पूरी दुनिया का विजिट कर रहे हैं, और दाऊद इब्राहिम अपने पैरों में चल भी नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ है, यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इंडियन एजेंसीज अगर चाहें तो कोई भी ऑपरेशन कर सकती है, किसी को भी मार सकती है। ये इतना पॉसिबल होता है कि नहीं सर, नहीं होता है सर। दूसरे देश के अंदर ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है, हमें लग रहा है। सर दूसरे देश के अंदर, आप किसी देश के अंदर जा रहे हो, आपको वहाँ क्या सपोर्ट मिलेगा, मेरे को बताओ सर। तो उसमें ही मेरा एक इमीडिएट क्वेश्चन है कि आपको अगर किसी दूसरी कंट्री में ऑपरेशन करना है या किसी किसी टारगेट को अचीव करना है, तो आपको ज़्यादा हेल्प किससे मिलती है? SVR यानी रशिया से मिलती है या मोसाद इजराइल से? सर नहीं, डिपेंड करता है कि आप किसके अगेंस्ट ऑपरेशन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक उदाहरण बताता हूँ। अगर आज मैं ईरान के खिलाफ ऑपरेशन करूंगा, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, कर नहीं रहे वैसे बता रहा हूँ हाँ, तो हमारे को रशिया से बिल्कुल SVR से हेल्प नहीं मिलेगी सर, 1% भी हेल्प नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ईरान और रशिया दोनों साथ में आज पूरा, मेरी बात समझ लो, अगर मैं वही ऑपरेशन अमेरिका के खिलाफ करूं एग्जाम्पल के लिए, तो मुझे SVR से मदद मिलेगी। आप किसके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हो डिपेंड इसके ऊपर करता है। कभी कभी क्या होता है कि दुश्मन भी आपकी हेल्प करता है दुश्मन को खत्म करने के लिए। तो ये फिक्स नहीं है कि आपका दोस्त कौन है। एजेंसी में कभी ना कोई आपका कभी दोस्त है, ना कोई आपका परमानेंट दोस्त है, ना परमानेंट दुश्मन है सर कभी आपका। कहते हैं कि इंडिया ने ऐसा नेटवर्क कैसे बनाया है कि लगातार 2014-16 स्पेशली 20-21-22 के बाद से वो किलिंग्स बढ़ गई हैं
वो जो इंडिया के दुश्मन थे वो मर गए हैं, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं उसी देश के, या भारत के लोग होते हैं हमजा अली मज़ारी जैसे, जस्सी जैसे, और वो ये पूरा प्लान करते हैं? क्योंकि बाइक पे आ रहे हैं, जो पैटर्न देखा गया कि बाइक पे आते हैं 2 अननोन लोग, हेलमेट पहने रहते हैं, मारते हैं और चले जाते हैं। स्पेशली ज़हूर मिस्त्री वाला जो वीडियो वायरल हो उसके बाद से डिपेंड करता है टारगेट के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अभी सपोज करो कि जस्ट अभी हाँ इसका क्या कहते हैं अपने जो वहाँ का डेथ स्क्वाड का जो लीडर है, मेरे दिमाग से नाम उतर रहा है, हाथ धो के पड़ा हुआ है उसके पास बलोच लिबरेशन आर्मी, डेथ स्क्वाड का, आईएसआई ने इसको डेथ स्क्वाड का कमांडर बना रखा है। मेरे को दिमाग से भी क्योंकि दिमाग में इसलिए नहीं आ रहा, साला हजार तो नाम है सर, किस किस को याद रखेंगे। तो आईएसआई का इस टाइम डेथ कमांडर का चीफ है इस टाइम, इसने कई बलोचों को मारा है सर। ये दुश्मन हमारा भी है, इंडिया के अंदर भी ये क्या करता है, टेरर अटैक करता है। अब इस पर क्या है, अगर सपोज करो एक एग्जाम्पल के लिए कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन अभी मुझे मिलती है, तो मेरे साथ बलोच लिबरेशन आर्मी भी ऑपरेशन कर लेगी मेरी बात, क्योंकि ऑलरेडी बलोच लिबरेशन आर्मी को भी उसने बहुत मारा है, बहुत ही नुकसान पहुंचा है। तो डिपेंड करता है टारगेट कौन है, उसके लिए हमारे को यहाँ पर हमजा अली की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम मेरे साथ बलोच लिबरेशन आर्मी के 2 लड़के भी ये काम कर देंगे। मेरी बात समझ लो, टारगेट क्या है। अगर सपोज करो कि सिर्फ हमारा ही एनिमी है, सिर्फ एनिमी हमारा है और बाकी उसने किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ हिंदुस्तान में आतंक फैला रखा है, तो उसको हमें खुद ही गिराना पड़ेगा सर। क्योंकि हो सकता है कि वहां का कोई भी टारगेट लास्ट में पलट जाए, क्योंकि टारगेट हमेशा पैसों के लिए ही नहीं होता सर, कई बार भावनाएं भी होती हैं, इमोशन भी जुड़े होते हैं, बदला भी होता है। देखो, एक आदमी 3 तरह से इंफॉर्मेशन देता है किसी को भी, किसी भी स्पाई को। एक आदमी इंफॉर्मेशन पैसों के लालच में देता है, जो आदमी पैसों के लालच में देता है, मैं उसके ऊपर 100% भरोसा नहीं कर सकता। हो सकता है वो डबल पैसे उसको कहीं और से मिले, तो मेरी इन्फॉर्मेशन किसी और को दे दे, डबल एजेंट का काम कर दे। एक आदमी क्या करता है, एक आदमी इन्फॉर्मेशन देता है बदले के लिए, बदले के लिए। वो खुद कुछ नहीं कर पाता, लेकिन वो क्या करता है, हमारा सहारा लेके अपने दुश्मन को खत्म करता है। तो इस पर हम थोड़ा सा ज्यादा ट्रस्ट करते हैं इस पर, क्योंकि ये हमारा फायदा नहीं देख रहा है, लेकिन क्या देख रहा है, ये देख रहा है अपना फायदा, बदला पूरा हो रहा है। और एक तीसरे तरह का एक इंफॉर्मेशन हमारे को ये मिलते हैं, जो इंसानियत चाहता है, उसको लगता है कि यार ये हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं लोग, ये कभी सामने नहीं आते, इनको लगता है कि यार इस आदमी का मरना जरूरी है, तो ये हमेशा गुमनामी के अंदर एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं सिर्फ मानवता की भलाई के लिए। आपने ऑपरेशंस किए हैं, कोवर्ट ऑपरेशंस? कोवर्ट ऑपरेशंस तो बहुत करे हैं सर। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपका कवर ब्लो हो गया हो, आपको पहचान लिया हो किसी ने, और आपको पीछे से बोला हो तुझे घर की याद नहीं आई लक्की? नहीं सर, जब भी देखो, अगर कवर तो पहचानना तो बहुत दूर की बात है, कि हल्का सा भी शक हो गया तो हम वो जगह ही छोड़ देते हैं सर। कई बार क्या होता है, एक बार इत्तेफाक से मैं कहीं पर था, जस्ट मुझे एयरपोर्ट के बाहर कोई मिल गया, उसने मुझे पहचान लिया कहीं पे, किसी लोकेशन पर, और मैंने उसको धुंधला हुआ पहचान लिया, लेकिन मैं ये भूल गया कि मैंने इसको लास्ट टाइम अपना नाम क्या बताया था। इस टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई कि आपसे मैं मिला हूं। किसी ऑपरेशन में थे आप, उसकी बात बता रहे हैं? हाँ, मतलब किसी दूसरी जगह पर था, किसी ऑप्स ही समझ लो आप, है ना, डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं था, इनडायरेक्ट तरीके से ऑपरेशन पर था, लेकिन किसी ने मुझे कोई मिल लिया, तो वो मुझे अब, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने जब मैं लास्ट में इससे कभी मिला, 1-2 साल पहले तो मिला, मैंने इंट्रोडक्शन क्या दिया, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया क्या? इस सिचुएशन में मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो गई थी, ठीक है। तो कैसे न कैसे उस सिचुएशन को हमने हैंडल कर लिया। तो ऐसे टाइम में कई बार बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम खुद ही भूल जाते हैं यार, हमने अपना क्या नाम बताया, लास्ट में क्या आइडेंटिटी बताई, हम कहाँ से आ रखे हैं। तो इस चीज़ को याद करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है सर, क्योंकि एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में निकलना बहुत ही मुश्किल है। राजी फिल्म में एक डायलॉग था कि अगर कभी तुम्हें ये लगे, वो एजेंट को का ट्रेनर जो होता है, उनका जो हैंडलर बोले, क्या बोलने, जो बॉस होता है, हैंडलर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं सर। वो आई थिंक जयदीप अहलावत ने रोल किया था, तो वो डायलॉग बोलते हैं आलिया भट्ट को कि अगर कभी तुम्हें ये लगे कि तुम्हारा राज खुल गया है, तो समझो खुल गया है। बोला अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारे बारे में लोगों को पता चल गया, तो समझो कि पता चल गया है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये बहुत दूर की बात, जैसे मैं जा रहा हूँ ना सर, अभी मैं रैंडमली यहाँ से भी जा रहा हूँ, अपने देश में हूँ रैंडमली, लेकिन एनिमी तो बहुत ही है ना सर, एनिमी तो दुनिया में एनिमी भरे पड़े। अगर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, किसी आदमी ने सपोज करो कुछ भी, टी शर्ट तो मेरी वैसे अलग नहीं, नॉर्मल ही है, अच्छी टी शर्ट पहनी होती मैंने, और वो ऐसा करके मेरे को देख लेता, वो मेरी टी शर्ट को देख रहा है, लेकिन वो जब तक जाएगा नहीं मेरे को क्या होगा, इसने मुझे देखा क्यों है। मेरी बात समझ लो, बस सो नहीं पाऊंगा रात भर। उसने मेरी टी शर्ट देखी है, लेकिन मुझे नहीं पता उसने मेरी टी शर्ट देखी है, उसने मुझे पलट के यूं करके देख लिया, तो यार ये कौन है, इसने मुझे क्यों देखा है, क्या चाहता है।
क्योंकि हम सही मतलब एग्जाम्पल के लिए हाँ। सर हम लोग मिठाई की दुकान में तो है नहीं ना, कपड़े की दुकान में ना कपड़ा बेच रहे हैं ना मिठाई बेच रहे हैं, दुनिया में इन्फॉर्मेशन का बिजनेस करते हैं, इन्फॉर्मेशन बेचते हैं, ठीक है, एनिमी का टारगेट बताते हैं। जब काम वैसा है तो आपके एनिमी भी वैसे ही होंगे। तो यहाँ पर अगर आपको किसी ने 2 बारी भी देख लिया ना तो आप 2 दिन तक सो ही नहीं पाओगे सर। एक दूसरी चीज कि अभी ये कप यहाँ पर है, ये कप अभी आपका ऐसा रखा हुआ है, ये नॉर्मली लोगों को दिखेगा ये कप मैंने ऐसा रखा हुआ है, लेकिन नहीं, ये मुझे पता है कि इस कप को इस टेबल के एंड से कितने सेंटीमीटर की दूरी में है, यहाँ से कितने सेंटीमीटर की दूरी में है, इस टारगेट ये 3 में नाप के, ये मेरे माइंड पर है कि यहाँ से कम 8 सेंटीमीटर की दूरी में है, यहाँ से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी में है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर की। आपको एक कप नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इसको गुड हाउसकीपिंग बोलते हैं हम लोग। हमें पता है कि हमारी चीज़ें कहाँ पर रखी है। अगर किसी आदमी ने गलती से भी इसको टच कर दिया, अब वो एग्जैक्ट यहाँ नहीं रख पाएगा सर। इसका मतलब कि मेरी लोकेशन तक आप आ चुके हो, आप मेरे को सर्वेलेंस में रख चुके हो, तो मेरे घर पर या मेरी किसी भी जगह पर जो चीज़ जैसी होगी, अगर आपने उस चीज को छेड़ दिया तो आप वैसे नहीं रख पाओगे। इसको हम बिना सीसीटीवी के भी अपने आप को सेफ रखते हैं सर। अच्छा, एजेंट्स का भी अलग अलग लेवल्स एंड कैटेगरीज होती हैं क्या, कि उनको ब्रीफिंग मिलती है कि ऑप्स के बाद किसी प्रोजेक्ट के बाद, किसी ऑपरेशन के बाद आपको क्या करना है, उसकी क्लैरिटी उनको दी जाती है? क्योंकि इस फिल्म में दिखाया गया है कि जस्सी आता है, अपनी फैमिली से नहीं मिलता, वापस चला जाता है। डेफिनेटली। तो क्या वो एजेंट फैमिली को कभी नहीं मिल सकता? सर देखो, आप किस फैमिली की बात करो, फैमिली है ही नहीं ना सर। फैमिली क्या है? वो एक काम का हिस्सा है, आप उसको फैमिली कैसे कह सकते हो? नहीं, उसी फैमिली की वजह से वो ऑपरेशन में गया था, वो हमजा बना था। अच्छा, यहाँ की फैमिली की बात कर रहे हैं? हाँ, यहाँ की फैमिली। अच्छा, मैं पाकिस्तान फैमिली की बात हाँ, नहीं, बाकी मैं नहीं, यहाँ जब वापस आता है तो अपने घर नहीं जाता, वापस चला जाता है। हाँ सर, देखो सर, सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं ना सर, यहाँ सिर्फ ऑर्डर्स चलते हैं। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ सर, आपको समझ में आएगा कि आपने अभी आप न्यूज खोलकर देखो सर, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या होती है पता है सर? सबसे बड़ी चीज होती है ऑर्डर्स को फॉलो करना। आज आप देख लो, अमेरिकन आर्मी पूरी की पूरी कदम ताल से चल रही है सर। आपने हजारों की अमेरिकन आर्मी देख रहे हैं, इनमें से बहुत सारे होंगे जो वापस नहीं आएंगे। इनको भी पता है कि हम जा रहे हैं तो वॉर में वापस नहीं आएंगे, फिर भी जा रहे हैं। इसको ऑर्डर्स बोलते हैं सर। ऐसा नहीं है कि वो एक $2000 के लिए मरने के लिए जा रहे हैं, भाई उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी है। देखो, उनके बच्चे उन्हें दूर से बाय कर रहे हैं, लेकिन आपने ध्यान से देखा उनकी वाइफ खड़ी है दूर से, उनकी वाइफ भी उन्हें बाय कर रही है, लेकिन वो लाइन तोड़कर अपनी वाइफ से मिलने नहीं आ रहे हैं सर। इसी को ऑर्डर्स बोलते हैं। जबकि उनकी वाइफ महज उनसे 10 कदम दूरी पर होगी, उनकी वाइफ वहां से हाथ हिला रही है और वो यूं करके देखते हुए जा रहे हैं सबके सब लाइन। इसको ऑर्डर्स बोलते हैं सर। जस्सी को ऑर्डर था कि भाई ऑर्डर्स, सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करेगा। ऑपरेशन हो भी जाएगा तो भी फैमिली से नहीं मिल सकते, तो नहीं मिल सकते। ऑर्डर्स जितना है उतने ऑर्डर्स। एक मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ सर, कि सावधान और विश्राम 2 ही चीज होती है। सावधान, विश्राम। एक सिविलियन के लिए मुझे नहीं पता कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन दुनिया की कोई भी एजेंसी, दुनिया की कोई भी मिलिट्री, उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है पता है सर? अगर आपके सुपीरियर ने, आपके सीनियर ने आपको बोल दिया सावधान, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ओले गिर जाए, यहां तक कि आपका बगल वाला बंदा नीचे गिर जाएगा, आप उसको उठाओगे नहीं सर, उसके लिए दूसरे हैं। सावधान तो सावधान। यहां तक कि कहते हैं कि दुनिया में कि कोई थी जिसने विश्वामित्रा की तपस्या भंग करी थी। क्या था? मेनका थी। क्या थी? मेनका। अगर आप सावधान में हो ना सर, अगर सावधान की पोजीशन में मेनका आपके बगल से गुजरी है, तो आप अपनी गर्दन नहीं मोड़ सकते सर। वो डिसिप्लिन होता है सर मिलिट्री का, कि मेनका जा रही है वहां, तो विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी थी, क्योंकि विश्वामित्र एक सिविलियन थे सर, चाहे बाबा थे, भगवान थे, जो भी XYZ। ये फौज है, तो फौज का बनाई वही है सर। ऑर्डर्स बने हैं सर, यहाँ ऑर्डर्स चलता है सर। आपको एक चीज और बताता हूँ, छोटा सा उदाहरण। क्या होता है, एजेंसी हो, एजेंसी में भी एग्जांपल के लिए हमारे को हमारे सीनियर बोलते थे कि सामने देख, सावधान। हम सावधान हो गए, बोला सामने 200 मीटर या 100 मीटर, हमने कहा सर 100। बोला सामने 100 मीटर पेड़, हमने कहा सर दिखा इतने डिग्री पर। एक एग्जांपल के लिए हमारे सिविल की लैंग्वेज में बताता हूँ, सीनियर ने बोला सामने देख 100 मीटर एक हरे कलर का पेड़ दिखा, हाँ। बोला दौड़ कर जाओ और पेड़ को धक्का मार के गिरा दी। अरे सर, उस पेड़ को तो हाथी भी नहीं गिरा पाएगा, इतना बड़ा पेड़। लेकिन हमारा काम क्या होता है सर? सीनियर ने बोला, हम बोलते हैं सर, दौड़ते हैं और जाकर उस पेड़ को धक्का मारते हैं। अब कोई बाहर वाला देखेगा तो वो पागल समझेगा, कहेगा पागल आदमी है यार, ये पेड़ तो साला हाथी भी तोड़ेगा तब भी नहीं तोड़ पाएगा। नहीं, मेरे सीनियर ने मुझे बोला कि सामने 100 मीटर जा और पेड़ को धक्का मार के। मेरा काम है ऑर्डर्स को फॉलो करना, गिरना ना गिरना अलग बात है, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो मेरे सीनियर को ये समझ में आ गया कि मैं ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूं। बोला ठीक है, पीछे मुड़, तेज आ जा। मुझे पता है काम नहीं हो सकता, मेरा काम ये नहीं है कि सर ये काम नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा, होगा नहीं होगा वो अलग बात है। बस एक एजेंट का सबसे डेंजरस मोमेंट क्या होता है उसके
ऑपरेशन में या उसकी लाइफ में? कवर ब्लो हो जाना सबसे बड़ा डेंजरस होता है या क्या होता है, मतलब वो? देखो सर, एक दुनिया के किसी भी स्पाई के लिए हाँ। जो सबसे मुश्किल वक्त है, हाँ। अगर उसको शक हो गया, हम्म, शक एग्जाम्पल के लिए कि शक को मैं कैसे समझाऊं, अगर मैं किसी भी ऑपरेशन में जा रहा हूं, अगर मुझे ये शक हो गया, मतलब शक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैंने अपने दिमाग में ये वहम पाल लिया कि यार ये काम नहीं हो पाएगा, पहली चीज ये मतलब मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा या नहीं होगा, अगर ये सवाल आपके दिमाग में आ गया तो आप कभी वो काम कर ही नहीं पाओगे। अगर आपने उस काम का रिजल्ट पहले दिमाग में सोच लिया, आप कभी वो काम नहीं कर पाओगे। ओके। जिस दिन आपने, जैसे लोग बोलते हैं ना कि तो सिर्फ प्रोसेस फॉलो कर। अगर मुझे ये, मैं अगर सिर्फ एक उदाहरण, हाँ। मुझे बोलते हैं कि लक्की बिस्ट कल तू बॉर्डर पार जाएगा, हाँ। बॉर्डर पार करने के बाद एक आदमी तुझे मिलेगा, हाँ। वो आदमी तुझे बाइक में लेके जाएगा, बाइक में ले जाने के बाद टारगेट किल करना है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ठीक यार, वो कहीं साला बाइक चला पाएगा, कहीं बाइक तेज नहीं चला पाएगा तो क्या होगा, मेरी बात समझ लो। और सपोज नेपाल में ही है। हाँ, कहीं भी हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, हाँ। एग्जाम्पल के लिए, फिर मैं बोलूंगा यार अगर मैंने टारगेट को गोली मारी, एकदम से मुझे पाकिस्तान पाक रेंजर ने घेर लिया, तो मैं क्या करूंगा, फिर क्या होगा, अरे मुझे, अरे सर मैं तो पूरी कहानी यही तैयार कर रहा हूँ, क्या हो, मेरी बात समझ लो। जीवन में अगर मैंने ये सोच लिया कि क्या मेरा काम है सिर्फ अपना काम करना, जिस दिन मैंने रिजल्ट सोचने लग गया कि क्या होगा, मैं काम ही नहीं कर, दुनिया का कोई आदमी नहीं कर पाएगा सर। तो एक एजेंट जो फील्ड में है, तो क्या उसको इतनी अथॉरिटी होती है कि वो खुद डिसाइड करे कि अब मैं इस ऑपरेशन में नहीं रहूंगा, वापस आना है, मैं वापस आ रहा हूँ? नहीं 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 सर, ऑपरेशन से तो विड्रॉल कर ही नहीं सकते सर। आप ऑपरेशन थोड़ा ना विड्रॉल करोगे सर, दुनिया का कौन सा एजेंट होगा जो ऑपरेशन से विड्रॉल करेगा सर? नहीं कर सकता। नहीं, अगर एक ही चीज, देखो दो चीज। एंड सेकंड पॉइंट, क्या वो इम्प्रोवाइज कर सकता है कि सर देखो तरीका क्या है, इम्प्रोवाइज यानी बॉस समझ के गया सर। ऑर्डर को डॉज कर रहा हो। सर फील्ड में तो वही है ना सर। हाँ। फील्ड में अच्छा बॉस ने ये बोल दिया, एग्जांपल के लिए बॉस, सर देखो मैप के ऊपर या ब्लॉक के ऊपर या सैंड मॉडल के ऊपर ऑपरेशन बहुत अलग होते हैं। ये सैंड मॉडल है हमारा, हाँ। इसके ऊपर ऑपरेशन अलग होगा, ठीक है सर। एक मैप के ऊपर ऑपरेशन अलग होगा, ग्राउंड के हालात बहुत अलग होंगे। अभी सपोज करो, एक एग्जांपल के लिए बॉस ने बोला कि लक्की तुम एक काम करोगे, 100 मीटर दूर से टारगेट को किल करोगे। मैंने कहा ठीक है सर, 100 मीटर दूर से मैं पोजीशन इधर पर लूंगा और टारगेट किल करूंगा। मैं गया, मौसम चेंज हो गया सर, धुंध आ गई, कुछ भी हुआ, भीड़ मेरे बॉस को तो नहीं पता था ना भीड़ आएगी वहां पर, ऐसा तो नहीं है कि सडनली भीड़ आएगी, मौसम कुछ भी होगा। अब लेकिन क्या मेरे को टारगेट 100 मीटर दूर से नहीं दिख रहा, तो मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा कि मेरे बॉस ने बोला मैं 100 मीटर से ही मारूंगा। मैं अपनी पोजीशन चेंज करूंगा, मेरा काम है टारगेट को गिरना। वहां पर कोई भी चीज को इंप्रोवाइज मैं कर सकता हूं, बस उस इंप्रोवाइज की वजह से हमारे देश के डिप्लोमेट रिलेशन खराब नहीं होने चाहिए सर। ठीक, बस ये चीज ध्यान रखना। हमारा खुद का चाहे मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरी वजह से भारत और उस देश के डिप्लोमेट रिलेशन खराब नहीं होने चाहिए। एजेंसी अपने एजेंट को फॉरेन टेरिटरी में किसी ऑपरेशन को भेजती है और फिर वापस से इंस्ट्रक्शन देती है कि इसको अब मत करो, बैक ऑफ, अबॉर्ट मिशन। तो क्या उसको मिशन अबॉर्ट करना पड़ता है, ऑर्डर मानना पड़ता है, या वो उसके अपने बॉस को डॉज करके उसका ऑर्डर ना फॉलो करके मिशन फिर भी कंटिन्यू कर सकता है? ये करता है ऐसा एजेंट? नहीं सर, सर ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स ही मानने पड़ेंगे आपको। छोटा सा हिसाब है, एक बार हमने सवाल पूछ लिया था, वो आखिरी सवाल था, उसके बाद मेरा कभी सवाल नहीं हुआ सर से। तो मेरे सर में एक बारी एक ही चीज़ को हमको 3 बारी अलग अलग चीज़ें करवा दी। हाँ। पहले बोला कि ठीक है हम लोग एक ऑप्स के लिए निकलेंगे, आप रेडी हो जाओ। भाई हम रेडी हो रखे, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे हो गए, तो बोला ठीक है अभी रेस्ट करो, आपको दोबारा बुलाया जाएगा। हम रेस्ट करें, आप अब रेस्ट में कैसे सोएगा आदमी, जूते ही पहन के सोए हम तो, कभी बुला ले तो जूते पहने, अभी बुलाएगा तो बुलाया ही नहीं, है ना। तो फिर आराम से सब नॉर्मली फ्री हुए, फिर वापस आ गया, बोला रेडी हो जाओ करके, बिल्कुल रेडी। फिर रेडी हुए, फिर 2-3 घंटे फिर बैठे रहे, फिर ऑप्स नहीं हुआ, ठीक है। फिर बातचीत चल रही है, हमें लग रहा है कि सीनियर लोग भी परेशान है, चीज़ें लग रही है, हम 4-5 लोग बैठे हुए बिल्कुल, अब होगा, जूते में वहीं बाहर सीमेंट में वैसे ही सो रहे कि इसके बाद निकलने, एक हेप्टर आएगा, हेप्टर आपको लेकर जाएगा, हेप्टर एक जगह ड्रॉप कर देगा। तो सब चीज़ वहाँ, एयरफोर्स का हेप्टर भी खड़ा है, हेलीकॉप्टर मतलब हेप्टर बोलते हैं हम लोग उसको, हेलीकॉप्टर भी वहाँ खड़ा हुआ है। तो भाई कुछ नहीं हुआ उसके बाद भी। सेकेंड चीज़ हो गया, तो इरिटेट होकर हमने लास्ट, हाँ फिर तीसरे दिन जब हमने देखा कि वो हेलीकॉप्टर वापस चले गए, हमको लेके नहीं गए, वापस चले गए, तो फिर हमको भी बोला ठीक है ओके रिलैक्स कर दो। तो जब जाए तो मैंने कहा सर, बोला हाँ, तो मैंने कहा सर ये 2 दिन से बैठ रखे हैं, है ना, जब नहीं करना था तो कल ही मना कर देते, तो मेरे सीनियर मुझे यूँ करके देखे, तो पता क्या बोले, उन्होंने एक वर्ड बोली वो आज तक मेरे दिमाग में, बोला देख, बोले लक्की दिमाग
लगाने का काम दिल्ली वालों का है, हमारा काम है सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करना। बस वही दिन था, इसका बात था। मतलब जो लोग सोचेंगे, जो दिमाग लगाएंगे, वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। आप लोगों का काम है सिर्फ आप ऑर्डर्स को फॉलो करो। क्या सही है क्या गलत है नहीं पता, हमारे सीनियर ने बोला ये करना है तो करना है, बस बात खत्म। और लॉन्ग रन में ये काम आता है, हमेशा ही काम आएगा सर। एक तो इससे मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ सर, ज़्यादा दिमाग सर दर्द नहीं होगा। कई बार मुझे लगता है कि यार एक आदमी को शूट आउट करना है, मैं ज़्यादा ही सोचूंगा सर, मेरे तो सर में दर्द हो जाएगा बुरी तरीके से कि यार मैं उसको क्यों मार रहा हूँ, इसको मारने के बाद क्या होगा। अरे सीनियर का काम है ना सर, उन्होंने कुछ एनालाइज किया होगा, बस बात खत्म, अपना काम करो खत्म, मेरा काम मुझे करना है। तो कई बार ये चीज़ें सही भी हैं। सही भी है। बस एक सिचुएशन बताता हूँ, तेहरान करके एक वेब सीरीज है जहाँ पर एक मोसाद की एजेंट है, एक लड़की है, वो तेहरान में है, ईरान में है, और उसका मिशन यही है कि न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना है, ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको मोसाद को बताना है, अटैक करना है, खत्म करना है। उस मिशन में जब वो होती है तो उसको एक जनरल मिलता है, उसकी IRGC का बड़ा अफसर, सबसे बड़ा अफसर मिलता है उसको, और उसका टारगेट होता है कि मैं उसको मारूंगी। मोसाद को बताती है, मोसाद बोलता है ठीक है भाई ट्राई कर ले, क्योंकि मोसाद उससे पहले उसको एक बार बोल चुका होता है कि बैक ऑफ, मतलब ऑपरेशन अबॉर्ट कर, तू वापस आ जा, तू अब इमोशनली ड्रिवन एजेंट हो गई है, क्योंकि वहां उसको किसी से प्यार हो जाता है, तो प्यार में वो बंदा मर जाता है, उसको मोसाद ने ही मारा होता है। तो इसको लगता है कि नहीं, अब मैं, मेरे जीवन में अब कुछ बचा नहीं है, तो अब मैं मिशन करके ही आऊंगी। तो मोसाद उसको मना करता है, लेकिन फिर भी वो जिद में मानती नहीं है। तो मोसाद बोलता है ठीक है, जनरल को मारना है मार दे, मारने के बाद आ जाना। लेकिन उस मिशन में जब वो आगे बढ़ती है तो जनरल का बेटा मर जाता है, जनरल नहीं मरता, और फिर पूरा राजकीय शोक हो जाता है वहां पे, वो टूट जाता है जनरल। और ये तो मोसाद उसको फिर बोलता है कि आप बिल्कुल मत मारना, क्योंकि अगर अब उसके बेटे का जनाजा भी नहीं उठाया, अगर अब तूने मारा तो डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत खराब हो जाएगा, मत कर, मिशन अबॉर्ट कर, वापस आ जा। वो बोलती इससे बेस्ट तो चांस होगा ही नहीं, IRGC का हेड है, उसको मार दूंगी, जस्ट इमेजिन कितना ईरान तो हिल जाएगा। वो नहीं मानती है, जनरल को मार देती है। उसके अगेंस्ट में एक ऑर्डर आ जाता है, मोसाद बोलता है इसको निपटा दो, जबकि वो इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन को मार चुकी है। हाँ, लेकिन डिप्लोमेट सर, मैंने आपसे भी बोला था पहले कि हमारी वजह से डिप्लोमेट रिलेशन खराब नहीं होने चाहिए सर। आप कुछ भी करो बट डिप्लोमेट रिलेशन खराब नहीं होने चाहिए। बट ये फिल्मी ही लगता है ना, ये लेकिन रियल है सर। नहीं, मैंने आपसे अभी नहीं, बट ये जो सिनेरियो है ये फिल्मी ही लगता है आपको, या मोसाद मतलब एजेंट इतना अनप्रोफेशनल हो सकता है कि प्यार भी हो जा रहा है? नहीं सर, वो चीज नहीं होता। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कोई प्यार नहीं, कोई प्यार मोहब्बत कुछ नहीं सर, ओनली ऑर्डर्स फॉलो। तो ये फिक्शन ही ओवरऑल, ये फिक्शन। एक कहानी आपको छोटा सा बताता हूँ। आई थिंक 2009 की बात है, 2009, आज से कितने साल हो गए, लगभग 17 साल होने वाले। हमारे को एक टारगेट दिया था, म्यांमार की एक जगह है नॉर्थ ईस्ट में, एक बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप हैं, उसमें से मैं क्या रिवील करूँ। एक इंसर्जेंट ग्रुप के एक लड़के से एरिया कमांडर बोलते हैं। एरिया कमांडर से क्या होता है कि जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप होते हैं, जैसे एरिया बटा होता है, एरिया कमांडर, टेररिस्ट का एरिया होता है, उसको एरिया कमांडर बोलते हैं जैसे, ठीक है। तो उसको शूट आउट करना था। लेकिन शूट आउट करने से पहले क्या था, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी और दोस्ती करनी थी। तो इस पूरे प्रोसीजर में लगभग 30-35 दिन लगे। उससे अच्छी दोस्ती भी हुई हमारी। अब हम सिर्फ वेट कर रहे थे कि जब उसको ऑर्डर्स आएंगे इसको शूट आउट करेंगे। वो हमारा अच्छा दोस्त था, बैठते भी थे साथ में, चीज़ें है ना, बैठते भी थे साथ में, खाना भी खाते थे, चीज़ें सब कुछ, सिर्फ ऑर्डर्स का वेट कर रहे थे कि जैसे ऑर्डर्स आएगा, हम रेडी थे कि जैसे ऑर्डर आएगा निकालेंगे, शूट आउट करके निकल जाएंगे। ठीक है। ऑर्डर्स नहीं आए सर। बोला आज भी हम दोस्त ही हैं। बाप रे। तो आज भी दोस्त है, शूट आउट का ऑर्डर नहीं आया उस टाइम। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो मार देते तो दोस्त नहीं रहते? दोस्त नहीं रहते सर, आज भी दोस्त ना दोस्त रहता ना दोस्ती कभी रहती। जीवन में उससे पता भी नहीं होगा किसी को कि उसी को मारने के लिए हम आए थे। 40 दिन साथ में बिल्कुल बढ़िया तरीके से रहे, हर 30 दिन मिलते थे, सिर्फ ऑर्डर्स का वेट होता था कि ऑर्डर्स आएंगे, एक सिग्नल आएगा इस तरह का, उस टाइम शूट आउट करना है। आज भी नहीं, आज भी दोस्त ही है सर। तो बस ऑर्डर्स को फॉलो ऑनली, कोई माइंड नहीं लगाना। माइंड लगाने वाले दिल्ली में है सर। एक बंदा पकड़ा गया है 6 यूक्रेन के नागरिकों के साथ, दिल्ली में ही पकड़ा गया है, और क्या नाम है? मैथ्यू वैंडेक। क्या है बंदा, ये क्या ऑपरेशन था, कैसे पकड़े गए लोग? सर देखो, एक्चुअली एक कहानी बताता हूँ तो दुनिया को पता है। हाँ। जो हर मीडिया पर है। मीडिया पर क्या है कि 6 लोग, मतलब शायद 7 है टोटल, यूक्रेन को मिला के 6 यूक्रेन और इसको मिला के, मैंड्यू को मिला के 7 है। ये हिंदुस्तान आते हैं अलग अलग पार्ट्स में, एक साथ नहीं आते। आने के बाद ये लोग गुवाहाटी जाते हैं, गुवाहाटी जाने के बाद मणिपुर या मिजोरम जाने के बाद ये लोग म्यांमार जाते हैं। म्यांमार जाने के बाद वहाँ कुछ इंसर्जेंट ग्रुप से मिलते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनके साथ एक ड्रोन की डिलीवरी का सौदा करते हैं, वापस आते हैं। जैसे ही वापस आते हैं NIA ने उठा लेती है।
यही है कहानी सर, ठीक है, यही तो हाँ है जी, यही कहानी। है, मीडिया में तो यही है। चलो मीडिया में यही है, सब जगह हाँ। यही है। आज भी वो 7 के 7 लोग हमारे कस्टडी में है, कहानी का एक पार्ट ये, हाँ, जो सब मीडिया चैनलों में कहानी का दूसरा पार्ट। हाँ। ये कहीं है नहीं, लेकिन मैं बताने की कोशिश करता हूँ। वॉर का माहौल चल रहा है पूरी दुनिया में। जैसी हिंदुस्तान की धरती में कोई विदेशी नागरिक आज के टाइम में एंटर हो रहा है, वो भी एक अमेरिकन और यूक्रेनियन, तो इसका मतलब हमारी RNW पूरी की पूरी क्या है? एक्टिव है। एक्टिव है। ठीक। लेकिन 7 आदमी इंडिया के अंदर एंटर करते हैं, आप इन्हें अरेस्ट तो कर ही नहीं सकते सर। कैसे करोगे? कैसे, किस बेस पर करोगे भाई? सही बात है। और दूसरा, वो दवाइयों जैसा नाम है उसका, मैंडू, क्या नाम है उसका? हाँ, वेंडेक। वेंडे। उसका पहले का रिकॉर्ड कि वो क्या है, स्टार्टिंग में मैंने प्राइवेट आर्मी बोला था, हाँ। एक प्राइवेट आर्मी का हिस्सा। प्राइवेट आर्मी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि प्राइवेट आर्मी जिनके पास न्यूक्लियर नहीं है लेकिन सब कुछ है। इसके बाद वो प्राइवेट आर्मी के साथ पहले ही कई वॉर लड़ चुका है, ऑपरेशन लड़ चुका है। इसकी एक खुद की ड्रोन की कंपनी है यूक्रेन के अंदर, ये हमारी RNW को पता है। तो इसका मतलब सर्वेलेंस में है ना हमारे, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। इसके बाद ये आदमी क्या करते हैं, ये लोग गुवाहाटी जाते हैं। गुवाहाटी जाने के बाद ये मणिपुर के अंदर एंटर होते हैं और मिजोरम के अंदर एंटर होते हैं। चाहती तो उसी टाइम NIA इन्हें अरेस्ट कर सकती थी, क्योंकि ILP लगा हुआ है। 4 राज्यों के अंदर ILP है, नागालैंड के अंदर, मिजोरम के अंदर, मणिपुर के अंदर और अरुणाचल प्रदेश के अंदर इनर लैंड परमिट है। लेकिन अगर इन्हें अरेस्ट करते हैं, ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं सर हम तो टूरिस्ट हैं, हमें नहीं पता था कि ILP लगता है, हमें क्या पता। एक एग्जांपल के लिए, अगर यार आप गाड़ी चला रहे हो, सपोज करो आपने हेलमेट नहीं पहना या हॉर्न बजा दिया कहीं पर, बोला कि यार ये नो साउंड जोन है, यहाँ हॉर्न नहीं बजा सकते, आप तो हमें नहीं पता सर, तो आपको फांसी तोड़ने लगा देंगे सर। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी आपका चालान होगा गवर्नमेंट चालान काट देगी। लेकिन नहीं, फिर भी इनको देखते हैं, इनको अरेस्ट नहीं किया जाता। ये बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद वहाँ के रिबेल ग्रुप को ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद जब ये इंडिया आते हैं तो हमारे ड्रोन से रिलेटेड ट्रेनिंग देते हैं, ड्रोन से और वैसे भी, एज ए ड्रोन भी और वैसे भी बॉर्डर पर, यानी कि म्यांमार के अंदर। ठीक है। सब कुछ करने के बाद हमारे पास एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि तुम जाके सारे लॉ तोड़ के हमारे देश के बॉर्डर को क्रॉस करके आतंकवादी संगठनों से मिलते हो और उनको ड्रोन की डिलीवरी देने वाले हो। अब तुम्हारे ऊपर चार्ज बना है। ऐसा नहीं है कि आते ही ये सर्वेलेंस में नहीं थे, आते ही भी ये सर्वेलेंस में होंगे, लेकिन सही एविडेंस के साथ इनको उठाना वो सबसे बड़ी कामयाबी सर। ये है कहानी। और दूसरी चीज, ये लोग ड्रोन भी लेकर आते, तो ऐसा नहीं है ड्रोन लेके आते, ये पार्ट्स में लेके आते, आपको पता ही नहीं चलता सर। असेंबल करके लाते हैं, ऐसा नहीं होता डिलीवरी की ऐसे ला जाएं। अगर आप मुझसे आज आप बोलो कि यार कोई भी किसी भी एजेंट से बोलो कि यार मुझे एक बॉम्ब चाहिए, आपके पास बॉम्ब ऐसे लेकर आएंगे एग्जांपल के लिए कि 1000 जगह चेकिंग हो जाए, कोई उस बॉम्ब को पहचानेगा ही नहीं। कैसे पहचानेगा? मैं पूरा असेंबल करके लाऊंगा ना सर, आपको पता ही नहीं चलेगा, सब चीज खोल के लाऊंगा। तो ये लोग वैसे ही करते हैं और अभी सबके सब कस्टडी में, NIA की कस्टडी में पूछताछ चल रही है सर। तो ये जो होटल वगैरह में चेकिंग होती है कि आप जाते हो तो आपका गाड़ी खोला जाता है सर वो तो एक नहीं, वो ड्रिल है ताकि मालिक लोग देखे कि सीधे चल रही है। पर आप एक एजेंट रहे हो, आपको नहीं लगता कि उनको ये बोलो कि भाई ये क्या कर रहे हो? एक छोटी सी, तो मैंने जैसे एक को बोल दिया और फिर बाद में वहाँ पे थोड़ा सा फॉल्स अलार्म हो गया। उसने गाड़ी उठाई, देखी, डिक्की खोली, देखी, मैंने बोला बम तो यहाँ रखा हुआ है। तो मतलब तू वहाँ क्या देख रहा है? अगर मुझे करना भी होगा तो मैं यहाँ रखूंगा। हम लोग गाड़ी कैसे चेक करते हैं सर, हाँ आपको अपना बताता हूँ। गाड़ी आती है वहाँ पर, हाँ, गाड़ी आने के बाद बोलते हैं गाड़ी स्टार्ट कर दे। स्टार्ट करने के बाद घड़ी में टाइम देखते हैं, 30 से 40 मिनट तक गाड़ी को चालू रखते हैं हम लोग। क्यों रखते हैं? ताकि अगर गाड़ी में कोई भी हीट सेंसर लगा हो तो गाड़ी धमाका हो जानी चाहिए। एक बैटरी को जितना करंट चाहिए, जितनी एनर्जी चाहिए, मुझे पता है कि गाड़ी उतनी गर्म हो चुकी है। अब मैं समझ जाऊंगा हीट सेंसर नहीं होगा, मैं ड्राइवर को बोलूंगा गाड़ी को पूरा चेक करने के बाद बता रहा हूं मैं, ये गाड़ी को पूरा चेक करने के बाद, फिजिकली पूरी गाड़ी को चेक करने के बाद मैं सब कुछ, गाड़ी की सीट हीट एवरीथिंग सब कुछ चेक कर सका हूं। अब उसको बोलूंगा एक काम कर, गाड़ी को स्पीड से चला और ब्रेक लगा। वो गाड़ी को स्पीड से जगह ब्रेक मार, ताकि कहीं ब्रेक सेंसर के साथ अगर तूने एक्सप्लोजिव लगाया होगा तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे सर? तो गाड़ी को चेक, एक गाड़ी को चेक करने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। एक गाड़ी को चेक करने में, गाड़ी को आगे पीछे चला के, स्पीड से चला के, ब्रेक लगवा के, हॉर्न बजा के, पूरा उसका जितने भी अंदर आपके गाने आने चलते हैं, सीडी सब चला के देखिए किसी के साथ सेंसर अटैच तो नहीं है। तो एक फॉर्मेलिटीज है सर जो हो रही है चीजें। तो इसमें आपको नहीं लगता गवर्नमेंट को, एजेंसीज को रूल बनाना चाहिए? क्योंकि बड़े बड़े होटल्स में, इवेंट्स में पॉसिबल ही नहीं है सर जी। तो फिर वल्नरेबल है, फिर तो रिस्क है। हाँ सर, कैसे करोगे आप? 1.5 घंटे गाड़ी को कैसे दे दोगे टाइम सर?
एक एक 1.5 घंटा कैसे दोगे टाइम? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्योंकि फिर ये डिस्कशन तब होगा जब अगर कुछ हो गया तो। कुछ होगा। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ सर, गाड़ी है, कल मैं आपकी आपकी गाड़ी होगी आपके पास, मैं बोलूंगा गाड़ी की छत निकालो इसकी पूरी की पूरी, और आप तो मेरे ऊपर चढ़ जाओगे सर। सही बात। कैसा पागल आदमी यार मेरी गाड़ी की छत निकाल रहा है, क्योंकि मैं बोलूंगा आपने तो सीट एक्सप्लोसिव लगा रखा होगा पूरा का पूरा। आजकल तो एक्सप्लोसिव बिल्कुल कपड़े की जैसे आ जाएगा ना, तो फिर कैसे चीजें करेंगे सर? इसलिए इंटेलिजेंस सर, इसलिए इन्फॉर्मेशन, तभी इन्फॉर्मेशन मिलता है, इनपुट मिलता है कि यार इस गाड़ी के अंदर कुछ होता है तो हम फिजिकली उसको चेक करते हैं। तो बहुत चीजें क्या होता है सर, इसलिए कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज होती है इन्फॉर्मेशन। पब्लिक पागल हो जाएगी सर। मैं आज आप कह रहा हूँ रास्ते के अंदर दिल्ली के अंदर आप गाड़ियों को चेक कर दो, आधे घंटे लोग गालियां देना शुरू कर देंगे गवर्नमेंट को, ऊपर फोन कर देंगे, आपका लोगों ट्रांसफर करा देंगे, बस ट्रांसफर करा देंगे सर। तो फिर यही है। आपकी बुक्स के बारे में बताइए ना हमारे व्यूअर्स को कि आपकी बुक्स में क्या क्या स्टोरीज हैं, क्या क्या ऑपरेशंस के बारे में बात हुआ है, कौन से? एक्चुअली अपनी जो अभी जो बुक आई है मेरी, हाँ। एस हुसैन जर्दी सर ने लिखा है इन दोनों बुक को। तो पहली बुक रॉ हिटमैन 2:1 है। इसके अंदर मेरी 16 साल 3 महीने से इजराइल जाने से लेकर नॉर्थ ईस्ट के अंदर, इजराइल के अंदर पूरी ट्रेनिंग, वहाँ से आने के बाद कैसे मैं जेल गया, जेलों में कैसे 11 जेलों के अंदर मेरा ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद मैं बाहर आता हूँ, बाहर आने तक की ये पहली बुक है फर्स्ट। मतलब 16 साल से लेकर पूरा इजराइल की ट्रेनिंग से लेकर नॉर्थ ईस्ट के अंदर आने से लेकर एनएसजी ज्वाइन करने से लेकर एक दोहरा हत्याकांड होने से लेकर जेल जाना, जेल के अंदर 11 जेलें घूमना, 11 जेलें घूमने के बाद बेल में जैसे ही बाहर निकलना, फर्स्ट बुक खत्म। और दूसरी बुक में क्या है? हाँ। सर सेकंड बुक के अंदर क्या है, अलग अलग ऑपरेशंस हैं। हाँ। जैसे पहली बुक में मैंने आपको एक जर्नी बताया कि कैसे एक सीक्रेट सर्विस ज्वाइन किया, कैसे ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग करने के बाद कैसे एक केस के अंदर अंदर गए, 11 जेलें ट्रांसफ़र होके आए, बेल हुई, पहली बुक खत्म। लेकिन उसके अंदर पूरा बहुत थ्रिलर आपको दिखाई देगा। लेकिन सेकंड बुक के अंदर अलग अलग ऑपरेशन, जैसे एक ऑपरेशन की मैं आपको बताऊं, ऑपरेशन हॉट परस्यूट नहीं सर, थोड़ा बोलने में मेरे को दिक्कत है। ये अपने ऑपरेशन सनराइज के टाइम 2015 के अंदर क्या हुआ था, हमारे 18 जवान शहीद हुए थे डोगरा रेजिमेंट के। लेकिन इनको खत्म करने के लिए इन पर जो अटैक हुआ था वो 6-8 इंसर्जेंट ग्रुप मिलकर एक ग्रुप बना था जिसका नाम था यूएनएलएफ साउथ ईस्ट एशिया। तो इस ग्रुप के अंदर ये एक ही अमरेला के अंदर आ गए थे। इन्होंने एक 6 डोगरा रेजिमेंट के ऊपर एक अटैक किया, हमारे 18 जवान शहीद हुए, और ये हिंदुस्तान का पहला सर्जिकल स्ट्राइक था जो हमने म्यांमार में जाकर किया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी कि इस अमरेला को कैसे ब्रेक किया। एक आपको इसमें एक चैप्टर मिलेगा आपको 16 वाला, म्यांमार वाला आप कह रहे हैं? हाँ 16 वाला, जो ऑपरेशन 16 2015 के अंदर नहीं, 2015 में ऑपरेशन हुआ था। अच्छा। क्योंकि 2015 में डोगरा रेजिमेंट के 18 जवान शहीद हुए थे डिस्ट्रिक्ट चंडेल मणिपुर में। तो इस पर और आई थिंक यहीं से वो उड़ी वाली स्टोरी शुरू हुई थी, यहीं से स्टार्टिंग फिल्म की, वो अपना पहला ऑपरेशन है सर। ठीक है। तो एक क्वेश्चन, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, अगर आपकी बुक में ये सारे ऑपरेशंस के बारे में बताया है तो इसकी परमिशन है आपको, आप बोल सकते हैं? सर बिना परमिशन के बिल्कुल। इस बुक के, दुनिया में कोई भी बुक है सर, नॉन फिक्शन बुक कोई भी होती है, उसकी एनओसी होती है। इस बुक को जो पब्लिश किया पैरामाउंट ने किया है, यूएस कंपनी ने टाइटैनिक बनाई है। हर चीज के एविडेंस और एनओसी के बाद ही बुक पब्लिश होती है। तो इसमें अपनी एजेंसीज को और गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं है? सर पब्लिश ही नहीं होती बुक, कोई भी इशू होती तो बुक ही पब्लिश नहीं होती ना सर, चीज़ें। और इसमें सेकंड एक ऑप्स है जिसमें क्या है, मैं आपको बताऊं कि 2008-9 के आसपास में एक टेररिज्म, नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत टेररिज्म ग्रुप है, NSCN-K, नेशनल कॉन्सिस ऑफ नागा काउंसिल खपलांग बाबा। इस वेरी, आप गूगल करोगे तो दिखेगा। इन्होंने क्या किया था, सिकलाई रेजिमेंट के अंदर कैरम खेल रहे होते 4 सोल्जरों को शूट आउट कर दिया था। लेकिन दिल्ली से परमिशन ही नहीं मिली थी इनके ब्रिगेड कमांडर को मारने की। क्यों नहीं मिली भाई? एविडेंस बोला, एविडेंस था लेकिन फिर भी, और उस टाइम परमिशन नहीं, बोला ब्रिगेड कमांडर को टच नहीं करोगे। मतलब ब्रिगेड कमांडर आर्मी वाला नहीं, आतंकवादियों के भी अपने ब्रिगेड कमांडर होते हैं, उनकी भी रैंक होती है। तो मिलिटेंट ग्रुप था ना, बेसिकली मिलिटेंट ग्रुप था। हाँ। लेकिन वो जो था वो सीज फायर के तहत रह रहा था, उसने सीज फायर किया था। लेकिन उसने ही क्या किया था, ये अटैक करवाया था। लेकिन यहाँ पर फिर भी हमने एक ऑपरेशन किया। अब लेकिन एक ही इस ऑपरेशन का एक ही काम था कि चलो दिल्ली गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही है, लेकिन हम इसे मारेंगे, हिंदुस्तान के बाहर ले जाके मारेंगे। और आपको पता है इस ऑपरेशन में मुसाद की एक एजेंट भी आई, कैसे इस ब्रिगेड कमांडर को हम हिंदुस्तान की धरती से बाहर लेके गए और शूट आउट किया सर। एक ये चैप्टर है, उसमें पूरा बताया कि पूरा कैसे A to Z कैसे इसको लेकर गए। एक इसमें आप एक और चैप्टर देखेंगे कि एक हमारे को एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक मिलिटेंट ग्रुप है। ये मिलिटेंट ग्रुप बहुत डेंजर है, लेकिन जो इसका एरिया कमांडर है उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो अपनी गर्लफ्रेंड की बात बहुत मानता है। अब इसमें एक ही काम था, उसकी गर्लफ्रेंड से दोस्ती करना, उसकी गर्लफ्रेंड का ब्रेन वॉश करना, कैसे भी ब्रेन वॉश करने के बाद उसको पूरा अपने कंट्रोल में लेके उसके बॉयफ्रेंड से सरेंडर करवाना। ठीक है, तो सब कुछ सही था, कहानी के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन
कहानी में ट्विस्ट कब आया, जब हमारी सारी इन्फॉर्मेशन मिलिटेंट को पता चल गई, उन्होंने उस लड़की को शूट आउट कर दिया सर। तो ये भी एक पूरा चैप्टर, लेकिन फिर भी उस लड़के ने सरेंडर किया और कई टाइम तक एजेंसी के लिए काम किया, एजेंसी के साथ मिलकर काम किया। तो इसमें एक चैप्टर ये भी है। तो इस आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा है? आपने बताया हुआ है, अभी बताएंगे आप? जो मेरा फेवरेट चैप्टर है सर, ये है अपना, जो हम स्टार्टिंग में भी बात कर चुके हैं, नेपाल वाला, कुलभूषण जाधव वाला जो चैप्टर, कर्नल हबीब को जो उठा लिया वो चैप्टर। किसने उठाया? अब वो बुक में पढ़ना पड़ेगा, वो बुक में पढ़ना पड़ेगा कि किसने उठाया। और ये तो हो गई है बुक तो की अलग-अलग, प्रमोशन भी। बिल्कुल। तो प्लीज आप खरीदिए, मजा आएगा इस बुक को पढ़ने में। और फुल परमिशन लेके बुक छापी गई है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और बिल्कुल अब पढ़ने का मन हो गया। बिल्कुल बिना परमिशन के बुक पब्लिश ही नहीं होती दुनिया में। नॉन फिक्शन बुक तो पब्लिश ही नहीं होती सर। नरावने साहब की भी कहाँ पब्लिश नहीं हुई, गवर्नमेंट पब्लिश ही नहीं होने दी सर। और मेरे बुक के पीछे तो मतलब मेरे बुक में तो बहुत पावरफुल लोगों के नाम है, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही हिंदुस्तान का कोई बड़ा आदमी होगा जिस उस बुक में जिसका नाम मेंशन नहीं होगा सर बुक के अंदर। रॉ की इतनी बात की, एजेंसी की इतनी बात की, उसमें एंट्री कैसे मिलती है सर? हमारी देखो RNW की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? दुनिया की सबसे सीक्रेट एजेंसी। पूछो क्यों? आप दुनिया में इकलौती एजेंसी ऐसे देखोगे जिसकी अपनी कोई वेबसाइट नहीं है सर, जिसका कोई लोगो नहीं है अपना, कोई लोगो भी नहीं। जो आप लोगो देखते हैं लोगो है, आप इसको रिसर्च एंड एनालाइज विंग का लोगो नहीं मान सकते। दूसरी चीज, आपको रिसर्च एंड एनालाइज विंग भी कहीं लिखा हुआ नहीं दिखेगा। चाहे कहीं संसद भवन की किसी फाइल में आपको नजर आए, कभी आपको हमेशा कैबिनेट सेक्रेटरी ही नजर आएगा। तो RNW के अंदर दुनिया की, चाहे आपको CIA के अंदर एंटर करना हो, आपको MI6 के अंदर एंटर करना हो, आपको दुनिया की किसी भी एजेंसी के अंदर आप एंटर कर सकते हैं, उनकी अवेलेबल है। लेकिन इस एजेंसी में एंटर करने के लिए आपको एजेंसी खुद लेगी सर। सबसे पहली चीज, आप डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद अगर आप कोई भी, जैसे कोई एज ऑफिसर्स रैंक में आना चाहें, आप UPSC वगैरह का एग्जाम दे सकते हैं। आप UPSC क्लियर करने के बाद RNW के लिए अप्लाई कर सकते हैं सर। और दूसरा सर, आप डेपुटेशंस भी जा सकते हैं कि जैसे IB से आप आर्मी के साथ भी, MI के बंदे भी साथ में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि RNW भाई अकेले ऑपरेशन करते हैं, अकेले तो दुनिया में कोई नहीं करते, हमेशा ऑपरेशन कंबाइन होते हैं। कई बार RNW NI के साथ भी ऑपरेशन करती है, IB के साथ भी करती है, MI के साथ भी करती है। तो डिफरेंट आप दुनिया में, पहले आपको एक चीज और बताऊं, अगर आप पढ़ना थोड़ा सा आपके पास टाइम होगा, पोस्टल सर्विस आपने देखी होगी, आपको पोस्टल सर्विस के भी मतलब वो हमारे RNW के भी चीफ रहे हुए, सोचो आप। अच्छा। तो बहुत आप धीरे धीरे, सबसे पहले आप एंटर करो कहीं पर, कहीं तो एंटर करो। मैं ये बोलता हूं कि चलो आप दुनिया के अंदर आप ईमानदार आदमी बन जाओ यार, सच में आप देशभक्त आदमी बन जाओ, तो एजेंसी आप तक पहुंच जाएगी। एजेंसी का पता है एक चीज है, आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना, एजेंसी एक चीज बोलती है कि हमें जरूरत नहीं है कि तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा हो, तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हारा फिजिकल बहुत स्ट्रांग हो, वो सब कुछ हम बना देंगे। बस हमारे को एक चीज चाहिए कि आदमी ईमानदार होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए। ये दो चीजें जीवन में कोई नहीं खरीद सकता, ईमानदारी और देशभक्ति। बाकी हम सब बना देंगे सर, आपको दुनिया का बेस्ट फाइटर बना देंगे, आपको बेस्ट, क्या नाम था, हमजा अली मरारी बना देंगे। लेकिन देशभक्त होना जरूरी है, ईमानदार होना जरूरी है कि जीवन के अंदर कोई भी पल हो, दुनिया में कितनी भी कठिनाई आए, धरती में आपको कितना भी लालच दे कोई, बस आप अपने तिरंगे के साथ कभी गद्दारी ना करो। बस फाइनल क्वेश्चन, धुरंधर 3 अगर बनती है तो आपको क्या लगता है किस ऑपरेशन पे, किस मिशन के ऊपर पार्ट 3 बनना चाहिए जिसको आप देखना चाहेंगे? सर मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, हमारे तो इतने ऑपरेशंस हैं कि मतलब धुरंधर 50 तक बन जाएंगी, है ना? धुरंधर 50 तक, धुरंधर 3, 4, 5 बहुत सारी बन जाएंगी। तो धुरंधर हमने देखी, और जस्ट अभी मैंने आपको बोला कि मेरी जस्ट मूवी अनाउंस होने वाली है, शायद इसी महीने के अंदर अनाउंस हो जाएगी। तो हमने भी यही चीज़ सोचा। तो मैंने आपको बोला कि जस्ट आपको भी बताया कि किस तरह से हाफिज सईद को मारने की 2023 में एक प्लान किया था, कि कैसे उस पूरे ऑपरेशन को चलाया गया, कैसे लास्ट में जाते जाते एक आदमी, एक ऑर्गेनाइजेशन के एक ऐसा लीडर को जिंदा छोड़ दिया जो 2021 के बाद कभी सामने नजर नहीं आया। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, वो भी विदेशी धरती के अंदर। 23 जून 2021 23 जून, राइट। या आप जैसे आपको बताया कि हमने पाकिस्तान को एक मैसेज दिया कि चलो, हमारे रिलेशन आपके साथ शुरू से कभी अच्छे नहीं रहे, आप हमेशा आतंकवाद को सपोर्ट करते हो। आपने हमारे एक इनोसेंट बिजनेसमैन को ईरान से उठाकर बलोच दिखाया, उनके ऊपर सारे झूठे चार्जेस दिखाए कि वो टेरर फंडिंग करते हैं, और पूरी दुनिया को गुमराह किया। लेकिन हमने आपको एक मैसेज दिया कि हमारे हिंदुस्तानी को आपकी जेल में कुछ नहीं होना चाहिए जब तक हैं, और बहुत जल्दी निकाल लेंगे। तो उसके ऊपर धुरंधर 3 इन दोनों स्टोरीज पे हो सकता है। बिल्कुल सर। थैंक यू लकी भाई, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लगा।
प्लीज़ आप बताइए कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा, कौन सा और सवाल आपके मन में है? वॉर से रिलेटेड होगा, मिशन से रिलेटेड होगा, आपके ऑपरेशन से रिलेटेड होंगे, बुक्स ज़रूर पढ़िएगा, इनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और जल्दी मूवी भी अनाउंस होने वाली है, तो एक बार अनाउंस हो जाए तो उसके बाद फिर से बात बिल्कुल, फिर से मूवी के ऊपर पूरी बात करेंगे फिर से, बिल्कुल। थैंक यू दोस्तों, द रौनक पॉडकास्ट को लाइक करने के लिए, टीआरपी के इस एपिसोड को देखने के लिए, पार्ट 1 लकी बिस्ट के साथ अगर आपने मिस किया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर देखना, अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करना। कौन सा पॉइंट बहुत अच्छा लगा, कौन सी ऐसी स्टोरी है जिसे आप अपने दोस्तों से शेयर करना चाहेंगे, उसके बारे में भी अपनी ओपिनियन, अपना कमेंट बॉक्स में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलेंगे एक और अमेजिंग एपिसोड के साथ, ओनली ऑन टीआरपी द रौनक पॉडकास्ट। नमस्ते एंड जय हिंद।